हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका HST 1 का केमिस्ट्री पार्ट। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 से केमिस्ट्री स्टार्ट है। 46 से आप 15 क्वेश्चन लीजिए, पहले वाले इनऑर्गेनिक है और फिर आपका ऑर्गेनिक पार्ट है और लास्ट में आपका फिजिकल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पूरा पेपर जो है ये इसमें 11th का ही पोर्शन था। ठीक है, HST 2 आपका 12th का, लेकिन HST 1 जो है आपका उसमें पूरा 11th का पोर्शन है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वुड बी। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस देखें क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 में हमसे पूछा है कि आपकी जो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है किसी भी एलिमेंट की वो क्या होगी। स्टेटमेंट्स क्या दिए गए हैं, इक्वल टू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बट ग्रेटर देन थर्ड। तो बेसिकली सेकंड जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है बेटा उसको आपकी फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर करवा रहे हैं। हमें एक बात पता है, इसमें क्या पता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है। योर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड की तो फर्स्ट के बाद आता है सेकंड, तो मतलब सेकंड जो होगी वो फर्स्ट से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। और थर्ड क्योंकि सेकंड के बाद है तो थर्ड क्या होगी, सेकंड से ज्यादा होगी। विच मीन्स कि आपकी सेकंड वुड बी ग्रेटर देन योर फर्स्ट बट लेस देन योर थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है कि ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बट लेस देन थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 46 सीधा का सीधा था, इसमें कुछ अपने को जो है इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है और लॉजिकल है, सबको पता है ये क्यों होता है ऐसा बेटा, कि आपने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला जेड इफेक्टिव जो है आपका बढ़ जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और एनर्जी जो है ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या होगी, आपकी सक्सेसिव हमेशा बढ़ेगी और इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए गए हैं और उन ऑक्साइड्स का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है पूछा है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स हमें दिए गए हैं हम देखते हैं। Al2O3 आपको दिया गया है बेटा, SiO2, फिर उसके बाद आपको फास्फोरस का दिया गया है P2O5, P2O3 नॉट 5, और आपको दिया गया है SO2। तो अगर हम इन सब में देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें तो आप एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड देन सल्फर, तो आप एक ही पीरियड में क्या कर रहे हैं, हम पीरियड के अलोंग बेटा क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अगर हम एक बात सोचें कि इधर की तरफ हमारे जैसे भाई मेटल्स हैं, ठीक है, और इधर आपके हो गए भाई नॉन मेटल्स। हम क्या बोलते हैं कि जो आपके मान लीजिए फर्स्ट डे हो गया, सेकंड डे हो गया, तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे बेटा वो आपके कैसे होते हैं, आपके नेचर में बेसिक। आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एक ही पीरियड में, तो आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और सीधा सीधा हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, विच मींस कि आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और आप देखेंगे कि ये ऑप्शन आपको दिया गया है बेटा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं sp के या फिर d के, दो d ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि भाई कौन से केस में आपका कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, कैन बी सिग्मा और पाई, लेकिन नहीं बनेगा ये पूछ रहे हैं ना। ऐसा केस हुआ सिग्मा बना या पाई बना तो फिर तो बन गया, नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और बोला गया कि एक्स एक्सिस जो है बेटा वो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। सबसे पहला केस अगर हम देखें तो आपके पास दिया गया है S और Py, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, हम आ रहे हैं। तो भाई ये मान लेते हैं हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। S तो आपका बेटा स्फेरिकल नेचर में, तो ये हो गया आपका S, ठीक है, और इसको अपन क्या है y मान लेते हैं, तो ये हमारी x है, ये अपनी y है, और ये रहा आपका py। ठीक, तो अगर आप इन दोनों को x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर आप ओवरलैप करवाना चाहोगे तो क्या होगा, हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये तो नॉन बॉन्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस p वाले को इधर लाओगे, ठीक है, तो ये आपका प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दोनों क्या है बेटा आ रहे हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आपका कोई कोवेलेंट बॉन्ड क्या है उस तरह का कुछ नहीं बनेगा। तो सही आप ऑप्शन जो है बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना था कि किस केस में आपका कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। बाकी ऑप्शन अगर आप देखना चाहो, जैसे ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं,
क्या दिया गया है, पी वाई एक्स के अलोंग, ये रहा एक्स, ये रहा पी वाई, ये रहा पी वाई, तो क्या होगा भाई प्लस माइनस, ठीक है। पी वाई की हम बात कर रहे हैं, तो ये साइडवेज है आपकी बेटा ओवरलैपिंग यहाँ पे है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपकी क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग है बेटा, तो क्या अपने क्या पाई बॉन्ड हमारा बन जाएगा, तो इस केस में बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, डी वाई जेड एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे समझते हैं हम कि डी वाई जेड है, अपने को पता है भाई यहाँ पे जो है आपकी 4 लोब्स होंगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं, तो कुछ इस तरह का जो आपके पास होगा, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x के अलोंग करवाना है। अगर y z मैंने बोर्ड के प्लेन में ले ली है, तो x बेटा क्या होगी, इन दोनों की परपेंडिकुलर इस तरीके से होगी, है ना, और दूसरा भी y z ही दिया हुआ है dy z, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और आप ऐसे समझिए कि भाई अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, जिसमें डी वाई जेड आपका एक डी और वाई टी है, दूसरा ये रहा, ठीक है, और x क्या होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, व्हिच मींस ये डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करवाओगे ओवरलैपिंग, तो क्या होगा, आपकी जो चारों लोब्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। भाई इस प्लेन में 4 लोब्स हैं ना, ऐसे समझ लीजिए, एक इधर इधर 2 फिर नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो वो चारों के चारों क्या करेंगे बेटा, ओवरलैप करेंगे, और आपका एक डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा इस वाले केस में जब आप डी वाई जेड और डी वाई जेड की ओवरलैपिंग कराओगे अलोंग एक्स, तो क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है dxy x के अलोंग, ठीक है। तो भाई ये रहा x, y इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो हमने कहा कि ये आपका dxy हो गया, क्योंकि y हमने इस तरीके से की है, और दूसरा dxy बेटा कैसे हो जाएगा आपका, इस तरीके से, राइट। तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा कैसे हो जाएगा आपका फिर फाइनली, ठीक है। और तो यहाँ पे भी क्या है आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो केवल एक केस कि प्लस प्लस मिला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस माइनस मिला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और ये आपके जो है माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि केवल एक केस ऐसा है बेटा, पहले वाला, जहां पे s और py की करवा रहे हैं, किसके अलोंग, x के अलोंग। देखो अगर इसमें भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या कर दें, ये मान लो y ही कर दें, तो भाई py है और y के अलोंग आ रहा है, व्हिच मींस कुछ ऐसा केस होगा कि भाई ये मेरा py है और ये मेरा s है, और इसी एक्सिस के अलोंग बेटा क्या है, हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, तब तो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमने कैसे करवाने की कोशिश की, ऐसे, तो फिर क्या है, नॉन बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस है ना, दोनों ही क्या है, कंस्ट्रक्टिव भी हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो बेटा ओवरऑल मिला के कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, व्हिच मींस इन दिस पर्टिकुलर केस देयर विल नॉट बी द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 अगर हम देखें तो पूछा हुआ है इन PCl5 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बिकॉज, तो एक्सियल बॉन्ड्स आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स से लंबे क्यों हैं, ओके। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, और ये भी आसानी क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको पता है कि भाई किसी ऑर्बिटल में अगर p कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होता है, s कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होता है, तो क्या है आप इसका जवाब जो है आसानी से दे सकते थे। चलिए, तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 49, तो हम अगर हम PCl5 की बात करें तो हमने कहा PCl5, तो अगर आप यहाँ पे देखो बेटा आपका क्या सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर है नहीं, सेंट्रल एटम पे 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 5 क्लोरीन के साथ, तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका sp3d, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर आप इसको बनाना चाहो तो हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से आप इसको ले लीजिए, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे Cl है बेटा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ये फास्फोरस है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं बेटा आपके, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, तो ये इक्वेटोरियल हो गए आपके, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और ये आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो आपके एक्सियल हैं वो आपके इक्वेटोरियल से बेटा क्या है, आपके
लंबे हैं, ठीक है, उनकी लेंथ ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? अच्छा, अब ऑप्शंस पढ़ के देखिए आप, है ना, तो आप सीधा सीधा पहचान जाओगे। देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं sp3d है, तो हम बोलते हैं कि जो, है ना, तो ये मान लो xy प्लेन हो गया आपका, ये हो गया z, ये वाला। तो हम बोल रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हमें दिख रहा है कि 5 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है यहाँ पे, एक s3p और एक d, और 5 sp3d बने हैं, और फिर वहाँ पे क्या है, वो क्लोरीन के साथ वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम समझना चाहें तो xy प्लेन में जो 3 हमें दिख रहे हैं बॉन्ड्स, ये और ये, तो इन तीनों में क्या हुआ है, हम बोल रहे हैं s, क्योंकि xy में है, और 2 p के ले लिए हमने s, px और py, और जो आपके z में है हम उनमें क्या बोल रहे हैं, pz, और दूसरा क्या है बेटा, क्योंकि dz स्क्वायर बिल्कुल z में ही है, तो एक वो, तो ये दोनों। तो अगर हम देखें तो आपका जो z है, z एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं वहां पे s कैरेक्टर आपका ज्यादा नहीं है। यहाँ पे तो s कैरेक्टर है अपने पास, है ना, और अगर s कैरेक्टर नहीं है तो वो ऑर्बिटल्स कौन से, तो p के जो z के अलोंग होंगे उनकी लेंथ कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सियल वाले, इक्वेटोरियल वाले जो आपके ऑर्बिटल बेटा होंगे इनसे, क्योंकि इनमें s कैरेक्टर है। s मतलब न्यूक्लियस के थोड़ा पास रहेगा वो, है ना, s कैरेक्टर अगर किसी में ज्यादा रहा तो हमने कहा कि जो एक्सियल है, क्योंकि उनमें s कैरेक्टर कम है, तो s कम है तो बेटा क्या है आपका, उसमें p ज्यादा है, इस तरीके से हम उनको बोल सकते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड्स हैव मोर % p कैरेक्टर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, that is why we can say the axial bond length in PCl5 is more than your equatorial bond length. So the correct answer for this particular question would be option number 2. बाकी आप देखोगे तो कुछ भी लिख रखा है, जैसे ऑप्शन में हमने बोल रखा है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स लाई इन सेम प्लेन, तो मतलब ये कोई लॉजिक थोड़ी है इसका, ठीक है। इर्रेगुलर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम p, तो आप देखोगे कि कोई भी ऐसे कोई रिलेवेंट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे जाता है। अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50 को अगर आप देखो तो आपसे पूछा गया है कि भाई करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, 4-5 ऑर्डर हमसे पूछे गए हैं। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड दैट इज बिटवीन HF, HCl, HBr एंड HI। तो अगर आप कंपेयर करना चाहो अमंग HF, HCl, HBr एंड HI, तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, हमने जीओसी में पढ़ा है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है बेटा तो कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की होगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सप्रेस को निकाल दीजिए, आप पाएंगे F- Cl- Br- I-। तो अगर हम देखें F- ये रहा, Cl- थोड़ा बड़ा, Br और बड़ा, आयोडाइड जो है आपका बेटा और बड़ा, आपका साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो उस माइनस जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो सबसे ज्यादा डिस्पर्स्ड रहेगी इन केस ऑफ आयोडाइड, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा। तो ये ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन यही गलत दिया हुआ है, तो इनकरेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑर्डर अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 2, इसमें आपको हाइड्रेटेड रेडियस का बताना है। एक तो है आपके पास Li+ एक्वस, और अपने पास है बेरिलियम+2 एक्वस। तो अपने को पता है भाई हाइड्रेटेड रेडियस जो है आपकी जितना ज्यादा चार्ज होगा आपका, है ना, साइज के इनवर्सली चार्ज के, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी जो है आपकी चार्ज डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर हम देखें P+2 है, इस पे चार्ज ज्यादा है, लिथियम प्लस इस पे +1 है, इसे +2 है, तो चार्ज ज्यादा है बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका बेरिलियम वाला जो है उसके अराउंड ज्यादा लेयर्स जो है लगेंगी, तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिथियम+। तो ये ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो हमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है, LiF, NaF, KF और RBF, व्हिच मींस इन्होंने क्या किया है, हम समझते हैं कि आपका एनायन जो बेटा वो फिक्स रखा है, और कैटायन को इन्होंने चेंज किया है, तो लिथियम रखा है, फिर सोडियम रखा है बेटा, फिर पोटेशियम रखा है, और फिर क्या रखा है इन्होंने, रुबिडियम रखा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो सारे के सारे क्या है, फर्स्ट डे के ही है। लैटिस एनर्जी अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है कि लैटिस एनर्जी क्या है बेटा, आपका Q1 Q2 बाई कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस। तो Q1 Q2 जो है वो प्रोडक्ट तो सेम आएगा, क्योंकि आपका फ्लोराइड है तो उस पे -1, आपके सारे के सारे फर्स्ट डे के हैं, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम और रुबिडियम सारे के सारे फर्स्ट डे के हैं, तो उन पे +1 चार्ज, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट सबके लिए सेम। अगर हम देखें बेटा कि आप जितनी ज्यादा जो है कैटायन एनायन वाले डिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी बेटा उनके न्यूक्लियस के बीच की, तो उस केस में क्या होगा, लैटिस एनर्जी आपकी उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डिस्टेंस बड़ी होगी तो आपकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, वहां पे आपकी बेटा कम हो जाएगी। तो अगर तो मतलब जितनी कम ये डिस्टेंस रहेगी, एनायन तो सब में सेम है फ्लोराइड, तो कैटायन का साइज जितना छोटा उतनी छोटी क्या है आपकी रेडियस रहेगी, मतलब वो डिफरेंस बेसिकली दोनों के बीच की डिस्टेंस रहेगी। तो हम कह रहे हैं कि लिथियम सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी क्या है, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर उसकी होगी, है ना।
ऐसे देख सकते हैं कि आपका जो एनायन है वो बहुत छोटा है, कैटायन जो है बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे एक अच्छी जो है वहाँ पे पैकिंग नहीं होगी। इस तरीके से क्या है हम लॉजिक वहाँ पे दे सकते हैं। बात करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, वो भी आपके हैलोजेंस की, तो इन्होंने ऑर्डर दिया है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने को पता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन टू आयोडीन बेटा क्या होती है आपकी डिक्रीज होती है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन तब भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को वो लेने की इच्छा, वो पाने की इच्छा किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ पे जो है ज्यादा एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का साइज बेटा छोटा है, तो वो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है उसमें ज्यादा है, तो जब वो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो ज्यादा रिपेल क्या है वो होगा, जिसकी वजह से क्या है क्लोरीन इस रेस में आगे निकल जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही फ्लोरीन की ज्यादा है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन दूसरा फैक्टर जो साइज है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, उसकी वजह से क्या है आपका क्लोरीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन से, तो उतना रिपल्शन यहाँ पे नहीं होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है इन दोनों के कंपेरिजन में ज्यादा, तो फ्लोरीन फर्स्ट पे आएगा, फिर आपका सॉरी क्लोरीन फर्स्ट पे, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ऑर्डर ये सही है। ठीक है, ऐसे ही हम पाते हैं ऑक्सीजन वाले ग्रुप में भी कि ऑक्सीजन लास्ट में चला जाता है, राइट। यहाँ पे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है इस वजह से यहाँ पे है, लेकिन अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन की तो वो भी अपने ग्रुप में क्या है उसके सल्फर से भी कम है, या फिर बाकी अगर हम बात करें सेलेनियम वगैरह उनसे भी क्या है उसकी बेटा कम है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में नहीं हो रही है। बहुत ही आसान है, इंट्रामोलिकुलर पूछा है मतलब कि जो आपका एक मॉलिक्यूल है उसी के अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके दो मॉलिक्यूल हैं और उन दोनों के बीच में हो रही है, उसको अपन इंटर बोलते हैं। तो इंटर की बात तो हमें वही बताना है कि इंटर किस में हो रही है। इसने पूछा कि इंट्रा किस में नहीं हो रही है, विच मीन्स कि इंटर किस में हो रही है, तो सिंपल सी बात है, जहां पे आपके दो मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी वो हमारा आंसर होगा। अगर कोई एक ही मॉलिक्यूल है उसी के अंदर हो रही है, जैसे कि अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 51 की, तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो अपने पास क्या दिया गया है, ग्लाइसिन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और फिर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, विच मीन्स दो अलग अलग ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल है, मतलब है दोनों ग्लाइसिन के ही लेकिन दो के बीच में हो रही है, तो ये इंटर है, इंट्रा नहीं है। सेकंड की बात आप करोगे तो सेकंड में बेटा क्या है, सैलिसाइलिक एसिड है, तो सैलिसाइलिक में क्या है बेटा आपका C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे OH। देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी है, तो ये क्या है इंट्रा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। सिमिलरली आप ऑप्शन नंबर C भी देखोगे तो C में जो फॉर्मिक एसिड है तो एक फॉर्मिक यहाँ पे लिया हुआ है, एक फॉर्मिक यहाँ पे, फिर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा रखी है, तो विच मीन्स ये भी बेटा क्या है आपकी इंटर है, इंट्रा नहीं है। और D में आप देखोगे जो क्लोरल हाइड्रेट है तो वो तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, तो दैट इज इंट्रा नॉट इंटर। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा A एंड C, क्योंकि वहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेके क्या है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा रखी है, तो A एंड C ये दोनों ही हो जाएंगे, तो विच मीन्स ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि थर्ड में दे रखा है A एंड C। चलिए आई होप यहां तक आपके सबके डाउट्स दूर हुए होंगे। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 आसान है, 52 में हमसे पूछा गया है विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो अगर आप देखो जीरो डाइपोल मोमेंट किस में है, आपको कुछ सिस ट्रांस जो है करके कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 52 भी आसान है, आपसे सिलिकॉन के बारे में पूछा गया है कि कौन जो है हायर मॉलिक्यूलर मास का सिलिकॉन पॉलीमर नहीं बनाएगा, तो वो भी आसान है। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में बेटा जैसे हमने बात की कि जीरो डाइपोल मोमेंट किस केस में है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, वेरी फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन टू अस इज 1,1 डाइक्लोरोइथीन। तो भैया ये हो गया इथीन, 1,1 डाइक्लोरो मतलब 2 Cl यहीं पे हैं। अच्छा, तो इस केस में तो भाई अपने पास जो है नहीं आ सकती जीरो, इधर की तरफ कुछ आएगी, फिर इधर की तरफ कुछ आएगी, तो नेट इधर की तरफ कुछ आ जाएगी, तो हमने कहा यहाँ पे तो नहीं है जीरो। सेकंड की बात करोगे सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, दिस इज योर इथीन, सिस 1,2 डाइक्लोरो, सिस है विच मीन्स लाइक दिस, तो बेटा इधर ऐसे ओवरऑल आपकी इधर आएगी, ये भी नहीं हुआ जीरो। हाँ, इसी को अगर ट्रांस कर दें और वही हमारा थर्ड ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लोरो यहाँ पे क्लोरो,
इधर में इस तरफ, इधर में इस तरफ, और क्या हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कितनी आ जाएगी 0। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। फाइन, अपना ऑप्शन नंबर 3 में मिल चुका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, which is not monomer for a high molecular mass silicon polymer? वेरी इजी क्वेश्चन। तो अगर आप ऑप्शंस देखो तो सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो आपके पास ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन्स होते हैं, वहां से हम बेटा क्या करवाते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस करवाया, फिर वहां से क्या है अपन कंडेंसेशन करा के पॉलीमराइज करवाते चले जाते हैं, तो अपने को सिलिकॉन मिलते हैं, राइट। फिर हम पढ़ते हैं वहाँ पे चेन कैसे बनती है, क्रॉस लिंक कैसे होता है, अगर आपको टर्मिनेट करना है तो किस तरह का मोनोमर हमें यूज करना पड़ेगा, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। लेकिन देखिए वेरी सिंपल, अगर आप देखो हमें ये पूछा गया कि कौन हायर मोलिकुलर मास का नहीं बनने देगा, है ना। तो उसके लिए विच इज नॉट द मोनोमर, विच इज नॉट द राइट मोनोमर इफ यू वांट टू मेक ए पॉलीमर बेसिकली, राइट। तो अगर हम देखें तो पहला अपने को दिया गया है PHSiCl3। देखो 3 Cl है, वेरी सिंपल। अगर 3 है बेटा यहाँ पे सिलिकॉन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो फिर उसके बाद OH 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 दूसरा लेके आएंगे, कंडेंसेशन करवाएंगे तो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, तो ये तो यहाँ से तो पॉसिबल है। अगर आप ऐसे बहुत सारे लेंगे तो ये तो हायर मोलिकुलर मास का बनेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 की बात करो, ऑप्शन नंबर 2 अगेन सिमिलर है बेटा, मिथाइल दिया है फिनाइल की जगह, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, तो केवल ये चेंज हो जाएगा, बट अगेन इट विल नॉट stop us from making a high molecular mass silicon polymer। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है Me2, तो Me2SiCl2, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा Me सिलिकॉन Me, यहाँ पे O, क्योंकि 2 सिलिकॉन है ना बेटा, 2 क्लोरो है ना बेटा, तो यहाँ पे OH OH, और फिर आप कंडेंसेशन कराओगे तो इस तरह से क्या है आप एक चेन तरह का बना सकते हो, तो हायर मोलिकुलर मास आपका इस केस में भी आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है वो टर्मिनेट करने वाला दिया गया है, तो वहां से पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको दिया गया है मिथाइल के 3 हैं, सिलिकॉन है, एक ही क्लोरो है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे और फिर कंडेंसेशन कराओगे तो क्या आएगा, सिलिकॉन 1 2 3, ये मिथाइल हो गए, यहाँ पे एक OH, दूसरा ले लेते हैं बेटा OH सिलिकॉन 1 2 3, ये आप उसके दूसरे वाले के 3 मिथाइल, तो यहाँ पे कंडेंसेशन कराओगे तो केवल ये 2 मोनोमर ही O को बीच में रख के O वाला लिंकेज रहेगा और केवल दोनों ही जुड़ पाएंगे। उसके बाद और आप जो है इसका थर्ड यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपके पास OH है ही नहीं, तो कैसे कंडेंसेशन कराओगे, तो ये वाला हायर मोलिकुलर मास में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच इज बेस्ड ऑन बोरेक्स बीट टेस्ट, एंड द क्वेश्चन इज इन बोरेक्स बीट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर अपीयर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो जो कैरेक्टरिस्टिक कलर हमें देखने को मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, क्या बनता है वहां पे, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, बोरेक्स बीट टेस्ट की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है एग्जैक्टली देखते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट में। जैसे कि हमें पता है कि भाई हम बोरेक्स लेते हैं, ठीक है, उसको हीट करते हैं तो पहले वो उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है बेटा वो लूज करेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा फूलेगा, उसके बाद और हीट करोगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे बनता है आपका। और फिर अगर आप जो डीप ब्लॉक के जो मेटल्स हैं है ना, उनके साथ उनको बेसिकली जो प्लेटिनम वायर लेते हैं वो सारी प्रोसेस वी आर नॉट गोना गेट इनटू दैट प्रोसेस, है ना, लेकिन एग्जैक्टली व्हाई डू वी गेट द कलर वो हम देखने वाले हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 54, तो हमने कहा आप पहले बोरेक्स लेते हो Na2B4O7.10H2O, इसको हमने हीट किया, ठीक है। बेसिकली आप इस तरह का प्लेटिनम वायर लेते हो और उस पर लगाते हो। प्लेटिनम वायर लेने का मकसद होता है कि ये इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करेगा, वो सब बातें हैं, ठीक है। हीट किया तो आपकी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से चले जाएंगे, पानी उड़ जाएगा, तो आपका ये क्या थोड़ा सा फूल जाएगा Na2B4O7। फिर अगर हम और इसको आगे हीट करेंगे बेसिकली तो एक ग्लासी बीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो क्यों बनता है हम भी देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमें जो मिलेगा NaBO2 प्लस B2O3 जो बोरिक एनहाइड्राइड मिला है, यही है आपका ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो इसी के लिए यूज कर रहे हैं B2O3। अब जैसे मान लीजिए मैं कॉपर सल्फेट है मेरे पास है, तो मैंने कॉपर सल्फेट लिया, तो मैंने कहा CuSO4 बेटा उसको लगाया वहाँ उसके साथ, ठीक है, वो B2O3 जो बनाए ग्लासी बीड उस पर हमने इसमें जो है उसको ऐसे मिलाया
और इसको फिर आप हीट करोगे तो आपके पास वही CuO प्लस SO3 उठ जाएगा। यहाँ पे ये जो मिला है आपका ये बेसिक है, वो जो B2O3 है इसके साथ बेटा ये रिएक्ट कर जाएगा और आपका यहाँ पे बन जाएगा PO2 ट्वाइस। तो ये जो बना है, तो जो ये मेटल के मेटाबॉलिट्स जो आपके बनेंगे उसकी वजह से आपको कलर दिखेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि भाई आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करवाया है, रिड्यूसिंग फ्लेम में करवाया है, बेसिकली ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल सी द कलर। लेकिन कलर आने का आपका क्या है बेटा, वहां पे अगर हम देखें लॉजिक, तो आपका जो मेटाबॉलिट्स बन रहे हैं वो है आपका, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो मेटाबॉलिट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, राइट, यहाँ पे कॉपर है, कोबाल्ट भी हो सकता है, मैंगनीज वगैरह ऐसा है, तो उनकी वजह से क्या है हमें यहाँ पे कलर देखने को मिलता है जो मेटाबॉलिट्स हमारे ट्रांजिशन मेटल्स के बन रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बोला गया है कि हमारे पास क्या है, B2H6 है। तो डाइबोरेन की यहाँ पे जो है रिएक्शन वाला ये क्वेश्चन है, आसान है बेटा। तो अपने को दिया गया है B2H6 और उसकी रिएक्शन पहले जो है अमोनिया से करवा रहे हैं। बोला कि X बना, वो एक एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है, एडिशन कंपाउंड है, वो बना। तो क्या होगा बेसिकली आपका जो क्या होगा ये X, तो B2H6.2NH3 ये हमारा एडिशन कंपाउंड है जिसकी बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, और हीट किया इसको 450 केल्विन पे, राइट, इसको दोबारा हीट किया इन्होंने 450 पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, फिर उन्होंने बोला यहाँ से हमें जो मिला वो मिला Y प्लस Z, और जो Z जो है बेटा वो आपकी कोई गैस है। तो हमें वही बताना है कि Y और Z क्या है। देखिए यहाँ से क्या है, दो सिनारियो हो सकते हैं। अगर आप इसको एक्सेस ऑफ NH3 में, है ना, मतलब अगर हम वही डाइबोरेन की एक्सेस ऑफ NH3 के साथ हाई टेम्परेचर रिएक्शन अगर आप करवाओगे, अगर आप एक्सेस में रखोगे बेटा, तो आपकी क्या है, बोरोन के नाइट्राइड बन जाएंगे, ठीक है, ये वाला हो जाता है। लेकिन अगर हम जो है बहुत ही ना एक्सेस ना रखें, इनका 1:2 रेशियो में जो है, मतलब 1:2 में रखें डाइबोरेन वर्सेस अमोनिया, और फिर हम थोड़ा हाई टेम्परेचर पे हीट करें, तो हमें जो मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, सही ऑप्शन देखिए आप खुद पढ़िए। तो बोरोन नाइट्राइड तो हमने बात किया एक्सेस में जब हम लेंगे, और वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे, है ना, कुछ 700-800 के आसपास, तब जाके हमें मिलेगा। लेकिन 450 ही है हमारा टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बोराजीन एक दिया हुआ है अगर आपको याद हो, B3N3H6। तो हमें यहाँ पे बेटा क्या है, बोराजीन जो है हमें मिल जाएगा। बोराजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो BNN एरोमेटिक होता है, DDN, राइट, और इस तरह से क्या है आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे आप 6 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है। तो आपको बोराजीन जो है बेटा यहाँ पे मिलेगा, और उसके साथ क्या है आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिल जाएगी। वो आप बैलेंसिंग से भी जो है ला सकते थे, है ना। अगर आप देखो 3 बोरोन है, तो अगर आप सिंपली हम अगर ऐसे देखें इसका अगर 3/2 करें, तो वहाँ पे मतलब आपके पास पानी लायक ऑक्सीजन वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो आपको H2 ही मिलना है, ठीक है। तो वो आसान है, वो आप कर सकते थे। तो क्या है, हम क्या मिल जाएगा यहाँ पे बेटा, बोराजीन है, हाइड्रोजन, और अगर आप देखो तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 56, अगेन एन इजी क्वेश्चन था, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई उससे आप आंसर निकाल सकते थे। क्या पूछा गया है, व्हेन सोडियम एंड लिथियम प्लेस्ड इन ड्राई एयर वी गेट व्हाट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 56 यहीं पे देख लेते हैं। लिथियम है, सोडियम है, ड्राई एयर है, पानी वानी नहीं है, बोल दिया गया है। तो एयर के साथ अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा, तो अपने को पता है लिथियम को अगर आप करोगे बेटा, तो लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ना मेजर प्रोडक्ट का ऑक्साइड होता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। फिर आपके जो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है, वो सारे आपके क्या है वहाँ पे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड का साइज ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली जो बड़े आपके कैटायंस हैं वो ही उसे क्या है, मतलब वहाँ पे उसका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई ये ऑक्साइड बनाता है, और अगर आप सोडियम को करोगे तो सोडियम क्या है, परऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर आप देखो परऑक्साइड वाले ऑप्शन में अगर आप चले गए, तो वहाँ पे सोडियम के साथ कार्बोनेट बना दिया है, जो नहीं होने वाला है, तो वो एक फिर गलत हो जाता है। तो परऑक्साइड के चक्कर में अगर आप चले गए तो परऑक्साइड बनाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेजर तो ये है, लेकिन माइनर की अगर हम बात करें बेटा, तो आपका जो है यहाँ पे ऑक्साइड, लेकिन वो बहुत ही कम, वो ज़्यादा वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑक्साइड भी, लेकिन दिस विल बी माइनर, है ना, लेकिन बनता तो है ना। मेजर तो यही है, मेजर प्रोडक्ट तो यही है, ठीक है। और इसका ये तो मेजर ही है।
तो अगर हम देखें तो हमारे पास बेटा जो ऑप्शन निकल के आता है, और ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी होगा, तो लिथियम और मैग्नीशियम तो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्राइड बना लेगा ये, ठीक है। तो लिथियम नाइट्राइड भी बनाएगा, ऑक्साइड भी बनाएगा, और सोडियम जो है वो ऑक्साइड माइनर में बनाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन अगर आप चूज करोगे दैट हैज टू बी योर ऑप्शन नंबर 4, है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड वगैरह कुछ नहीं बनेगा, पानी बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई एयर बोला गया है, तो दीज आर द ओनली प्रोडक्ट दैट यू आर गोना गेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेंसिटी का ऑर्डर पूछा गया है सेकंड ए का। तो अगर हम देखें भाई ये थ्योरेटिकल है ना, इसमें कोई वैसे लॉजिक नहीं है, जिसको याद था उसको मिल गए होंगे मार्क्स, जिसको नहीं था उसको सबक मिला होगा, नेक्स्ट टाइम पे याद कर लेगा। चलिए, तो डेंसिटी का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए दोनों का, फर्स्ट सेकंड ए का। तो क्वेश्चन नंबर 57 में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो पहले डिक्रीज होती है बेटा, फिर इंक्रीज करती है, इस तरह का ट्रेंड हमारे डेंसिटी का आता है ना। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है भाई, ये जैसे हमारे सीसीपी होते हैं, नॉट सीसीपी, ये बीसीसी होते हैं, तो ये बीसीसी होते हैं, ये अपना क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें कैल्शियम हमारा सीसीपी हो जाता है, ये अपना एचसीपी हो जाता है, तो उन सब पे भी डिपेंड करता है। अगेन ये रटने वाला क्वेश्चन। तो अगर हम ओवरऑल ऑर्डर अगर आप देखोगे बेटा, तो आपका बेरियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरिलियम आ जाएगा बेटा, देन मैग्नीशियम एंड देन कैल्शियम। तो कुछ इस तरह का हमें क्या है यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो देखिए कौन सा ऑर्डर जो है यहाँ पे सही बैठ रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 1 ही बैठ है। बाकी ऑप्शन में क्या है, आपकी कैल्शियम की ज्यादा दे रखी है, तो कैल्शियम देख रहे हैं, कैल्शियम लास्ट में आ रहा है, तो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1, उसमें ये दिया गया है इतना वाला पोर्शन, ये 3, तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की अगर आप बात करोगे, 58 इज अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मेटालिक हाइड्राइड्स आर। तो मेटालिक हाइड्राइड्स की अगर आप बात करें तो जो H- है हाइड्राइड, जब वो आपके अगर हम बात करें डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट से जब रिएक्शन करता है, नॉट एक्जैक्टली यहाँ पे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांजिशन में जो वॉइड्स होती हैं बेसिकली उनमें आपका हाइड्राइड्स चला जाता है, तो उनको हम क्या बेटा मेटालिक हाइड्राइड्स यहाँ पे बोल रहे हैं। तो मेटालिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी पे ये है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें क्या है बेटा काफी हाई रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है कि हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन द मेटल्स, व्हिच इज थम्स अप, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच इज अगेन करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 आर आल्सो कॉल्ड एज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, तो हमने बात की इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को बोलते हैं। तो मेटालिक को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए इस तरह की आपकी पैकिंग है, तो बेटा ये इस तरीके से क्या है यहाँ पे हाइड्राइड चले जाएंगे, और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी रहते हैं, क्योंकि कितनी वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे ये कुछ ऐसे फिक्स नहीं है ना, तो कुछ स्टोइशियोमेट्री भी फिक्स नहीं है इनकी, और इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं। यस, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह अच्छे हैं, तो तीन सारे के सारे ऑप्शन ही ठीक हैं, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 अपना क्या है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन उठ के आया है। पूछा गया है कि which is not a method to prepare H2O2, H2O2 को किस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। ओके, ये अब थोड़ा सा ना ये सब थोड़ा रटने वाला आ गया है, तो अगर हम देखें तो 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें और वहां से, तो भाई ये बेटा हमारा हो गया OH और यहाँ पे C2H5। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये अपना है बेटा 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक है। तो 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो पहले अपने को मिलता है क्विनोन बन जाता है, क्विनोन से क्विनोन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 2-इथाइल एंथ्रा, लास्ट में क्या आ जाएगा क्विनोन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आ गए हैं, तो ऑक्सीडाइज हो गया है। इसके बाद कैसे मिलेगा, इसके अगर हम यहाँ पे अगर आप जो है बेटा H2PD या रेने निकल इन सब से अगर हम रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है,
चलो ढंग से लिख देते हैं इसको, निकल, ठीक है। इन सब से अगर आप रिएक्शन करवाओ तो बेटा अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पे H2O2 मिल जाएगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमें यहाँ पे OH C2H5 हमें दोबारा जो है ये मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है आपको H2O2 यहाँ से मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज नॉट द आंसर वी आर लुकिंग फॉर, बिकॉज़ वी आर लुकिंग फॉर व्हिच विल नॉट गिव अस H2O2, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप तो मोल कॉन्सेप्ट से भी करते तो आंसर आया था, जिन्होंने वॉल्यूम अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 वही है ना। बाकी ऑप्शन से ना घबरा के अगर सब एक बार केवल ये कोशिश करते कि यार एक बार ऑप्शन पढ़ तो ले, क्या पता क्या हो। इसलिए क्या है कभी भी हमें ऐसे हो सकता है आपको एक ऑप्शन ना आता हो, ये पूछा कौन से नहीं बना सकते, तो अगर वो आपको नहीं पाला ही केवल पता है तो भी काम बन सकता है, तो कभी ऑप्शन छोड़ना नहीं है ना। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ तो लेना ही है ना, क्या पता ऑप्शन पढ़ के आंसर मिल जाए कई बार। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हमें दिया गया है बेटा H2S2O7, तो ये तो ओलियम दे दिया गया है और ओलियम से तो H2SO4 मिलता है। तो अगर आप बेटा ओलियम का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, ओलियम का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको H2SO4 मिलेगा, यहाँ से आपको H2O2 नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप बात करो ऑप्शन नंबर 3 की, हाँ अगर यहाँ पे H2S2O8 होता पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो अपना काम बन जाता, दैट टू ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल में नहीं ना। तो लेकिन यहाँ पे 7 है, ओलियम है, तो नहीं हो पाएगा। तो और फिर उसके बाद हम बात करें बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड की अगर आप एसिड से रिएक्शन करवा दोगे तो भी हमें मिल जाएगा। तो बेरियम पेरोक्साइड है आपके पास BaO2.8 H2O, उसमें इन्होंने डाइल्यूट एसिड यहाँ से रिएक्शन करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए H2SO4 ले रखा है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए H2SO4 है, तो भाई बेरियम सल्फेट मिल जाएगा, H2O2 मिल जाएगा और पानी बच जाएगा। तो H2O2 यहाँ से अपने को पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पे मिल सकता है। उसके बाद एक और बचता है बेटा ऑप्शन नंबर 4, वो अपना क्या है बेटा, जो हमने बात किया था कि यहाँ पे अगर O8 रहता है ना, तो पेरोक्सो अगर रहता तो मिल जाता, तो वही ऑप्शन है K2S2O8, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो समझना S ये आपका पेरोक्सो हो गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, ठीक है। यहाँ से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका, तो पहले बेटा अपने को जो मिलेगा वो अपने को मिलेगा पहले H2SO5 प्लस H2SO4, फिर इसका जब करवाएंगे तो अपने को मिल जाएगा H2O2, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कंप्लीट, इसलिए आपने कंप्लीट लिखा भी है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ब्ला है ना। तो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के बाद तो पेरोक्सो मोनो वाला मिलेगा, उसके बाद हम अगर हम दोबारा करवाएंगे तो आपको क्या है बेटा वहां पे यहाँ से H2O, तो बेसिकली ये कैसा है, कितना है O5, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ इस तरह का बेटा। तो यहाँ से आपको H2O2 मिल जाएगा और OH, तो H2SO4 दोबारा और आपको H2O2 मिल जाएगा। तो 4 से भी मिल सकता है, ठीक है, ये एंथ्रोक्विनोन वाले से भी मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा ओलियम वाले से नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है, अगेन दिस इज फ्रॉम हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड्स, पूछा गया है कि H2O और H2O2 में, तो बोला गया है कि whatever property they have mentioned in option number 1 2 3 4, they are saying that property is greater for H2O2। कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है, and we have to tell the incorrect order। The very first that is given is boiling point। Yes, the boiling point for H2O2 is more than H2O। H2O का 100 डिग्री सेल्सियस है, H2O2 का बेटा कितना है 150 है, बिकॉज आप ऐसा बोल सकते हो डायपोल मोमेंट भी H2O2 की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके मतलब ये होगा कि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो गई है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो H2O2 की आपकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट अगर बात करें, क्योंकि आपके पास साइड्स ज़्यादा हैं, दो ऑक्सीजन हैं, ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन H2O2, तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी ज़्यादा होंगे, फिर उसके बाद उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट भी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है। तो कहीं पे अगर आ जाए कि स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ H2O में ज़्यादा है, क्योंकि आपके H2O पे अगर हम देखें, समझना अगेन इसमें नहीं पूछा है स्ट्रेंथ, लेकिन कल को स्ट्रेंथ भी आ सकती है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेंथ में देखें तो क्वेश्चन नंबर 60, तो अगर हम बोल रहे हैं कि यार O
एच एच, तो यहाँ पे क्या बेटा डेल्टा प्लस 2 डेल्टा नेगेटिव, ये ज़्यादा है यहाँ पे 2 डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, H2O2 में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि H2O2 में अगर हम देखें, ठीक है, तो डेल्टा नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे जो अब इसके पास क्योंकि दो साइड्स हैं ऑक्सीजन की, तो एक्सटेंट तो इसमें ज़्यादा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेंथ H2O में ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। लेकिन अगेन डाइपोल ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो हम देखें तो इसका हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट इज 150 डिग्री सेल्सियस, इसका ये 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 हो गया, इसका -0.43 समथिंग है। हाँ, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट, ये हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, दिस वाज योर बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट H2O2 का जो है बेटा कम है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी जो है थोड़ी सी H2O2 की ही ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी एक जगह पूछा गया है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका वहाँ पर भी बेटा H2O2 ही आपका सही आंसर होगा। तो विच मीन्स अपने पास केवल एक ही चीज बची है जो यहाँ पे दी हुई है, या तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर अलग होता, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच विल बी ग्रेटर फॉर H2O, या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो इन्होंने दिया विच विल बी ग्रेटर फॉर H2O। तो ये कहीं पे लिख लेना है 4-5 बातें जो है, ताकि आपको आगे इस तरह की प्रॉब्लम मतलब गलत आपका कभी भी ना हो, इन केस इस पेपर में गलत हुआ है, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये 15 क्वेश्चन थे अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और अब हम सीधा चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, विच इज really easy in this question paper, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में आपसे पूछा गया है which of the following is not the valid resonating structure। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए हैं, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ओके, तो ये इसके आजू बाजू 10 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं, तो वही गलत हो गया सीधा सीधा उठा के। तो ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट दी वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए क्या क्या वैलिड होता है इस केस में, हमने कहा N डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है। एक तो ये हो गया, सही बात है, तो इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं ना यार, आप 5 बना के 10 इलेक्ट्रॉन कर दोगे, विच इज रॉन्ग। और क्या हो सकता था, मान लीजिए ये नाइट्रोजन की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ से ये इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे रख के फिर आप ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पुश नहीं कर सकते हो। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने के लिए यहाँ पे आपका जो है कोई वेकेंट और वाइट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ऐसा बना सकता हूँ मैं N O पे माइनस यहाँ पे प्लस इस तरीके से, और फिर घुमाते जाइए इसको, फिर इसको और घुमा दीजिए, फिर इसको घुमा देना, ब्ला ब्ला। लेकिन ये गलत है जो इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आनी चाहिए ऑर्थो एंड मेटा पे। तो अगर आपने ऑर्थो एंड पैरा पे तो अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है -m वाला, देखो माइनस आई तो हर पोजीशन से खींचेगा, लेकिन स्पेशली इफ यू वांट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन व्हिच मींस इट हैज टू बी -m ग्रुप, तो अगर अच्छा खासा -m रहा तो हो जाएगा। +m रहता तो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि अपने को पता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन अगर -m रहा तो वो घटाएगा। और ऐसा ही कुछ अपने को दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 और वेट अ मिनट, which has electron deficiency, मान लीजिए हमने नाइट्रो दिया गया है, तो हमने कहा इस तरह से, तो अभी जस्ट ऊपर में ही देखा है ये, तो हमने ये अगर ऐसे गया बेटा तो ये गया, तो प्लस चार्ज कहाँ आया था, ऑर्थो पे आएगा, नेक्स्ट टाइम प्लस चार्ज कहाँ आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा, which means कि ये ऑर्थो और पैरा पे क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा क्या कर रहा है, आपका कम कर रहा है, ठीक है। या ऐसे नहीं इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं वैसे नहीं दे सकते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा क्योंकि उसमें क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो है ही अपना आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है, क्यों गलत है, NCOCH3, यस यही है NH। यहाँ पे इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ठीक है, दिस लोन पेयर विल बी इन कंजुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बट अगेन इधर भी तो होगा ना, तो इधर माइनस आएगा ऑर्थो पोजीशन पे, फिर अगेन पैरा पे भी आएगा, तो ये तो इंक्रीज करेगा, तो दिस इज नॉट एन आंसर। एक ऑप्शन इन्होंने जो दिया हुआ है
इन्होंने क्या दिया हुआ है, C के साथ 3 क्लोरो ग्रुप दिए हुए हैं। तो यहां से अगर हम समझना चाहें तो CCl3 जो है, CCl3 कैन ओनली एक्ट एज इंडक्टिव, यहां पे लगा पाएगा, लेकिन इट कैन नॉट एक्चुअली डू द -M, बट अगेन मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा। तो द आंसर दैट इज गिवन इज ऑप्शन नंबर 4, both 1 and 2, that is nitro wala also and also CCl3 wala, but nitro wala can show the -M, this one cannot show, so because there are already 4 bonds and then okay, तो अगर ये नहीं दिखा सकता है तो there is only minus that we are talking about, तो माइनस आई तो मेटल पोजीशन पे भी घटाएगा। okay, so for now the correct answer is option number 2, that is nitro. In case there happens to be some change, so just check the comment wala section, okay? So in case there is a change to the answer for this particular question, you will find a comment, a top comment actually, that will be from Dakshina only. So in case there is a change, we will do that. Otherwise for now let's consider the option number 2 is the answer, that is the nitro wala, okay? Okay, moving forward to question number 63 में आपको दिया गया बेटा, इन हाउ मेनी कंपाउंड इंडक्टिव एंड रेजोनेंस बोथ इफेक्ट ऑपरेट बाय द अटैच्ड ग्रुप। तो ये बोल रहे हैं हमें कि इंडक्टिव भी लगना चाहिए बेटा एंड रेजोनेंस भी लगना चाहिए, ठीक है? तो मतलब मेसोमेरिक भी होना चाहिए वहां पे और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगना चाहिए। तो अगर हम देखें तो अपने को क्या दिया गया है यहाँ पे, तो बेंजीन रिंग है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेटा क्या है आपका भाई, ये -M तो शो करेगा ही, ये sp कार्बन है, बाकी sp2 है, -I तो शो करेगा ही बेटा, और क्योंकि यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड भी, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, तो मेसोमेरिक भी शो होगा। तो हमने कहा कि मेसोमेरिक भी शो होगा बेटा और इंडक्टिव भी शो होगा, तो ये सही ऑप्शन है। अगर आप बात करो फिनोल में, तो फिनोल में क्या है, ऑक्सीजन है तो -I भी शो होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो बेटा +M भी शो होगा, तो मेसोमेरिक भी हो रहा है, इंडक्टिव भी हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो बस इसी के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि NH3+ कर रखा है, ठीक है? अब NH3+ है तो आप इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऑलरेडी इसके 4 में बने हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर आप कहीं दोबारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लगो गलत हो जाएगा। दिस ग्रुप कैन ओनली शो -I, इट कैन नॉट शो M, ठीक है? तो मेसोमेरिक नहीं हो पाएगा इसके बेटा, फिर आप ऑक्टेट एक्सपेंड कर दोगे व्हिच इज नॉट अलाउड फॉर सेकंड पीरियड, राइट? तो ये गलत हो जाएगा, इनके पास D अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड वी हैव BH2, तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये -M भी शो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो है आपका बेटा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इंडक्टिव भी शो होगा, तो ये काम कर जाएगा, है ना? तो इंडक्टिव भी शो होगा। उसके बाद है एनिलीन, एनिलीन इज सिमिलर टू योर फिनॉल, है ना? नाइट्रोजन है तो इंडक्टिव भी शो होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मेसोमेरिक भी शो होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये भी, टोटल में कितने शो करेंगे, 4, और 4 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो एक जहां पे फंसाने की कोशिश की गई थी, दैट इज अगेन योर एनिलीनियम आयन, क्योंकि वहां पे बेटा उसके पास क्या है, आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है कौन कौन एरोमेटिक है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली आर एरोमेटिक, है ना? तो कितने एरोमेटिक यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, तो वेरी फर्स्ट इज क्या दिया गया है, इस तरीके से है, फिर और ऐसे एक्सपेंड किया है, ये डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई हम, इसमें डाइपोल रहेगी, अपने को पता है -+, क्योंकि ऐसा करने से बेटा एरोमेटिसिटी आ रही है, 2 पाई टोटल कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस रहेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी हो पाएगा। सो दिस कैन शो दैट दिस विल बी बेसिकली एरोमेटिक इन नेचर, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो वेरी इजी, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन, ठीक है? तो फिर कुछ इस तरह का दिया हुआ है। तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो 2 4, फिर यहाँ पे, फिर इसके लोन पेयर, ओके,
हमने गलत बना दिया है बेटा, 1 मिनट। तो ये कुछ इस तरीके से, फिर ये डायरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली सारे के सारे sp2 हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे बेटा, ठीक है। इस तरह से पेरिफेरी पे गिन लीजिए आप, तो क्या हो जाएंगे आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरोमेटिक इन नेचर होगा। उसके बाद अगर हम अगले कंपाउंड की बात करें, सो दैट इज समथिंग लाइक दिस SN, और आपके पास डबल बॉन्ड्स यहाँ हैं, यहाँ पेयर होगा, तो अगेन दिस इज 6 पाई बाई 2 पाई 2 पाई। इसका लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो बेटा वो नहीं जाएगा कॉन्जुगेशन में, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी आउट ऑफ प्लेन होगा, इट कैन नॉट गो, ठीक है। तो अपना कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, which means that is also aromatic। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन, देखो ये भी बच्चों का सही हो गया होगा, हाँ, क्योंकि आपने सोचा होगा कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो आपने एरोमेटिक तो नहीं लिया होगा इसको, कि इधर केस आपने चाहे इसको एरोमेटिक माना हो या फिर नॉन एरोमेटिक, आपका आंसर तो सही आया होगा। लेकिन सही क्या है, क्या ये नॉन एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? तो सही आंसर बेटा दिस इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसको पता है कि यार अगर ये वाला इसके अगर नॉन पेयर प्लेन में रहे तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, तो ये एंटी एरोमेटिसिटी को जो है बेटा नहीं चाहेगा, आई ऑब्वियसली मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को काफी घटाएगी, इसकी वजह से क्या है ये बोट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, सो दिस इज योर नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ नेपथलीन जैसा दिया है इन्होंने, और 2 OH ग्रुप्स लगा दिए हैं, काम की बात इतनी है, यहाँ पे कुछ भी लगा हो डजंट मैटर, ये तो एरोमेटिक है ही ना आपका। चलिए, उसके बाद आपका हो गया बेटा साइक्लोओक्टाटेट्राईन, तो वो अगेन हम जानते हैं कि वो जो है इस शेप में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे आपको दिखाया गया है, ये छलावा है, हमें ऐसे दिखाया गया है, ये पूरी दुनिया जानती है, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट दिस वे, है ना। वैसे ही एरोमेटिक काउंट करना है तो आपका आंसर तब भी सही आता, बट अगेन दैट इज नॉन एरोमेटिक, इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक। तो अगर मान लो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग इफ दे हैड आस्क्ड अबाउट द एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि तब आपका गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बेटा, ये हो गया, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि वो अगर प्लेन में रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, which is not a favorable case for molecules obviously, so it will opt for this shape, boat like structure, tub shaped structure, not boat, so we call it tub shaped, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये साइक्लोओक्टाटेट्राईन would be non aromatic। तो this is non aromatic, this is again non aromatic, aromatic 1 2 3 4, तो 4 would be the correct answer, which means your option number 3, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में वी हैव बीन आस्क्ड द हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर अगर हम देखें तो सिंपल सा है, अपने को पता है कि भाई पहले अपन देखेंगे कि द वेरी बेसिक फंडा इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अगर आपकी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी, और आपका मॉलिक्यूल की ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है और ये मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी मोर, राइट। तो इसको हम उस ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई होप यू नो दैट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें केवल मॉलिक्यूल की बेसिकली स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी आप चेक करना चाहोगे तो पहले अपन देखेंगे यार रेजोनेंस किसमें हो रहा है, कोई एरोमेटिक तो नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। रेजोनेंस के बाद अगर मान लीजिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है, जैसा ये क्वेश्चन जिस पे बेस्ड है, तो देयर आर 2 केसेस, ईदर द मॉलिक्यूल हैज रेजोनेंस बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, or the second case is basically the 2 pi bonds are separated by sp3 carbon, then they do not have the resonance. In that case we are going to check for the hyperconjugation, ठीक है। So the more number of hyperconjugable hydrogens you have, the better is the stability, the more is the stability, and if the stability is more, heat of hydrogenation will go down, okay। तो क्वेश्चन नंबर 65 में अगर हम बात करें तो ओके, आई थिंक आई नीड टू चेंज द मार्कर। बेटा पहला ये दिया हुआ है, सेकंड अगर हम देखें, सेकंड इज समथिंग लाइक दिस। इस क्वेश्चन के बाद कर लेंगे मार्कर चेंज, ओके। थर्ड एंड फोर्थ इज दिस, ओके। तो वी कैन सिंपली काउंट दी योर अल्फा हाइड्रोजन्स इन केस यू डू नॉट हैव द रेजोनेंस, है ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि sp3 सारी जगह है,
यहाँ पे भी ये sp3 आ गया, इधर भी, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है, तो इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों में रेजोनेंस है, यहाँ पे भी है बेटा और यहाँ पे भी है। अब रेजोनेंस है तो हम क्या करेंगे वहां पे, अगर आप देखो तो इन दैट केस व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आई गिवन टू अस, ओके फाइन, तो इन दोनों में रेजोनेंस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और सब में दो दो ही पाई बॉन्ड हैं तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर पाई बॉन्ड्स अलग होते तो द मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यू हैव, more gonna be your heat of hydrogenation because more than stability, बट अपने को ऐसा कुछ नहीं दिया गया, आपके पास दो ही पाई बॉन्ड है बेटा चारों के चारों में, तो हमने कहा इन दोनों में रेजोनेंस है, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, तो विच मींस इनमें हमें क्या है, इनके लिए भी अपने को अल्फा एच गिनने पड़ेंगे और इनके लिए भी अपने को अल्फा एच गिनने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे अल्फा एच गिनेंगे तो देखिए दो यहाँ पे हो गए इस डबल बॉन्ड के पास में, और अगर हम देखें तो फिर इस वाले के लिए दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो दो यहाँ पे आ रहे हैं, दो यहाँ पे आ रहे हैं और एक यहाँ से आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस वाले केस में अल्फा इस वाले से कम है, व्हिच मींस दिस इज दिस स्ट्रक्चर, द वन इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, 1 ग्रेटर देन 3, दिस इज 1, दिस इज 3rd, दिस इज 4th एंड दिस इज सेकंड, तो 1 की स्टेबिलिटी इज मोर देन 3rd क्योंकि इनमें रेजोनेंस भी है, एंड ऑन टॉप ऑफ रेजोनेंस दिस स्ट्रक्चर हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, तो पहला ज्यादा हो गया 3rd से, सेकंड 4th में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अल्फा ज्यादा है इस केस में, 2 2 2 2 8 अल्फा है, वहां पे नहीं है, तो व्हिच मींस ये ज्यादा स्टेबल है, तो 4 की स्टेबिलिटी देन सेकंड की स्टेबिलिटी, तो अगर आप इसको उल्टा करके लिखोगे तो 2 4 बिकॉज़ दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, जस्ट द रिवर्स, 3rd एंड 4th, सो 4th शुड बी फर्स्ट शुड बी द लास्ट, फर्स्ट देन 3rd, ऐसा आपका बेटा एक ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3rd में, लेकिन दुख की बात ये है कि उन्होंने ये दोनों का ऑर्डर ये नहीं दिया है, 4th इज गिवन अहेड ऑफ योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, which should not have been the case, ठीक है, बट स्टिल अगर आप यहाँ से करना, अगर आप इतना करते तो you should have got the right answer, but again none of these seem to be the right answer, so according to me this should be the order of heat of hydrogenation, this one, okay, आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 66, but before that we will change the marker, just a minute. Okay, here we go. Question number 66. क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया है कि देयर इज स्ट्रक्चर गिवन, और उसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर देयर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सिंपल जीओसी का क्वेश्चन है, आपको बस ये बताना है कि लोकलाइज्ड कितने लोन पेयर बेटा वहां पे हैं, ओके, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे भी NH2 लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ओके, NH2 लोन पेयर, यहाँ पे अगर आप देखोगे OH, ऑब्वियसली देयर आर 2 लोन पेयर्स, और इन सब पे भी लोन पेयर्स हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कितने लोकलाइज्ड हैं, व्हिच मींस व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ द कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है, तो कितने अपनी जगह पे रहेंगे, इधर-उधर नहीं जाने वाले हैं, कंजुगेशन नहीं हो रहा है, तो कितने हैं भाई, देखो अगर आप इसकी बात करोगे ऑब्वियसली एनिलीन जैसा कुछ है ये तो जाएगा, है ना, तो ये तो लोकलाइज्ड नहीं है, यहाँ पे sp3 कार्बन आ गया तो ये लोकलाइज्ड है। अब देखिए ये रिंग में ये और ये तीनों हैं कंजुगेशन में, ये आउट ऑफ प्लेन है, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, समथिंग लाइक पिरिडिन, ठीक है, तो ये तीनों भी क्या है बेटा लोकलाइज्ड ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन में अगर हम बात करें आपके पास 2 लोन पेयर्स हैं, एक सिमिलर टू आपका एनिलीन वाला जो नाइट्रोजन है इस तरह का कुछ, उसकी तरह एक कंजुगेशन में जाएगा, एक नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक क्या हो जाएगा बेटा नॉट पार्ट ऑफ कंजुगेशन, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल आपके 5 आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2।
आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 67। 67 का आंसर आई थिंक व्हाट इज गिवन इज नॉट करेक्ट। दे हैव गिवन द ब्यूटेन एज आंसर, बट द आंसर शुड बी हेक्सेन, बिकॉज आपको जो दिया गया है वो कुछ इस तरह का है, HC triple bond CH. Again, I am assuming that NaNH2, if not mentioned, and your ethyl chloride, they are in excess, right? So if you assume they are in excess, then answer would be hexane. If you assume it's not in excess, you just have the one unit corresponding to this, then it would be butane. Okay, so पहले इसकी रिएक्शन करवाई गई है NaNH2 से, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अब देखिए यहीं पे आप आंसर सही या गलत कर सकते थे, नहीं मेंशन्ड है, दे शुड मेंशन इट बाय द वे, लेकिन नहीं मेंशन्ड है, लाइक आई अज्यूम कि दिस इज इन एक्सेस। ओके, सो अगर आप इसको एक्सेस में मान लोगे तो योर आंसर वुड बी हेक्सेन। लेकिन अगर आप मानोगे नहीं है, एक ही यूनिट है, कुछ नहीं बोला गया, आई वुड अज्यूम जस्ट वन यूनिट ऑफ दिस, तो फिर ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप मान लें तब क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे बेटा ये बेसिक है, NH2 माइनस यहाँ से H प्लस को निकाल देगा, तो आपके पास आ जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर आपको दिया गया है इथाइल क्लोराइड, ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ये चला जाएगा, तो आपको यहाँ से जो मिल जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएगा। और फिर आपको बेटा यहाँ पे क्या है, इन्होंने हाइड्रोजनेशन करवा दिया है, निकल हाइड्रोजनेशन। तो ऑब्वियसली जो आपका यहाँ पे जो ये अल्काइन है सब अल्केन बन जाएगा, तो ब्यूटेन यहाँ पे आ सकता है ना। अगेन अगर आप इस वाले को भी यहाँ पे माइनस लगा देते और अटैक करवा देते साइमल्टेनियसली, बेसिकली अगर दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दो और इसके दो यूनिट पे करवा दोगे तो आपको हेक्सेन मिल जाएगा। अगेन लेकिन नहीं दिया हुआ है तो यू कैन अज्यूम देयर इज वन मोल, है ना। I mean, if this is one mole, you can assume the equal quantity of this, just one unit corresponding to the one unit, तो आपका ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम सोचे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ ब्यूटेन हो सकता है। ठीक है, 68 की अगर हम बात करें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बन आयन इज, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हमें देखनी है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, सारे के सारे जीओसी के क्वेश्चन लग रहे हैं यहाँ अभी तक। तो इस तरह का आपके पास कार्बन आयन है और अलग अलग पोजीशंस में कुछ ग्रुप दिए गए हैं। एक में यहाँ पे आपके पास मिथाइल है, दूसरे वाले केस में बेटा आपके पास यहाँ पे नाइट्रो है, देयर इज वन मोर केस जहां पे आपके पास इस पोजीशन पे नाइट्रो है, और एक में CH2 माइनस इस पोजीशन पे मिथॉक्सी है। तो माइनस है अपने पास, कार्बन का टाइम नहीं माइनस है, विच मींस जब अगर आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐसा ग्रुप हो जो उसको डिस्पर्स कर सके, माइनस एम टाइप का अगर आपके पास ग्रुप है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास कार्बन का टाइम रहता है इसी केस में, तो फिर हमें OCH3 हेल्प करता है। ठीक है, मेसोमेरिक प्लस एम से बेसिकली अभी हमें कुछ विड्रॉइंग नेचर का चाहिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो हमने कहा ये पैरा पे है तो माइनस एम से हेल्प करेगा, माइनस एम प्लस एम, दिस इज माइनस आई एंड अगेन दिस इज प्लस आई, या फिर यू कैन से प्लस आई कंजुगेशन। उस तरीके से अगर हम सोचें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन करेगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड, देन सेकंड माइनस आई, देन योर फर्स्ट ऑप्शन, एंड प्लस एम वुड बी द वर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4। 3 2 1 4 3 2 1 4 इज ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे दिया गया है कि which is the most reactive for nucleophilic addition reaction, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अपन इसका बस फंडा समझ लेते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। फंडा क्या है, आपके पास एक कार्बोनिल सेंटर है यहाँ पे, तो अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आपका रहेगा, और ये आपका जो कार्बन है ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब जो इस डेल्टा प्लस को कुछ ऐसा ग्रुप आप बेंजीन पे लगाओ कि इस डेल्टा प्लस को वो और इंक्रीज करे, तो क्या होगा बेटा, आपका रेट रिएक्शन का बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर ये और जल्दी अटैक वहां पे करेगा। तो मैंने कहा कि देखिए आपको डेल्टा प्लस इंक्रीज करना है, विच मींस आपको एक माइनस एम वाला ग्रुप चाहिए होगा बेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो एक कंडीशन है जहां पे यहाँ पे इन्होंने नाइट्रो लगाया है, तो दैट इज द बेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बताना है which of the following does not show GI, GI कौन शो नहीं करेगा, वेरी बेसिक इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें बेटा CH3C सिंगल बॉन्ड C CH3,
डबल बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। उसके बाद अगर आप देखो तो दो अलग अलग ग्रुप हैं, इधर हाइड्रोजन है और ये है, तो XY है, इधर भी एक हाइड्रोजन है और अलग ग्रुप है, ठीक है, इधर भी दो अलग ग्रुप हैं, विच मींस दिस कैन शो GI, ठीक है। उसके बाद कौन शो नहीं करेगा ये पूछा गया है, ये तो कर दिया, तो विच मींस दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप 2 देखोगे, 2 में आपसे क्या बोला गया है बेटा, 2 में आपके पास है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, आपके पास इस तरह का कुछ है HCl, तो अलीन वाला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक बात समझते हैं, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं कि एक तो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं ये कंटिन्यूअस, ये इवन नंबर में या ऑड नंबर में, जैसे इवन नंबर में जब हम लेते हैं C डबल बॉन्ड C और HCl, मान लीजिए HCl लगाते हो, तो मैंने कहा कि अगर ये वाला XY प्लेन में है बेटा, तो ये वाला किस प्लेन में होगा, YZ, फिर ये वाला दोबारा XY, तो ये वाला किस में होगा, YZ, तो ये XY में है, किस में आ रहा है, YZ में। सो इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दैट यू हैव, आपके पास ये दोनों प्लेन अलग होंगे, और अगर प्लेन अलग है तो इवन इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ क्लोरो एंड हाइड्रोजन ओवर हियर, द डिस्टेंस बिटवीन दीस ग्रुप्स आर गोना रिमेन सेम। अब क्योंकि प्लेन में बनाया है हमने, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, आपको लग रहा है कि Cl की डिस्टेंस चेंज हो गई है, लेकिन वो इस प्लेन में है ही नहीं। उसका प्लेन कैसा होगा बेटा, उसका प्लेन कुछ इधर पे Cl और आपका बाहर की तरफ हाइड्रोजन, तो परपेंडिकुलर प्लेन में है, परपेंडिकुलर है तो फिर इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, तो डिस्टेंस चेंज होगी नहीं इवन इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ क्लोरो एंड हाइड्रोजन, व्हिच मींस कि, और कितने यहाँ पे गिनो, 1 2 3 4 है, इवन है, तो दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट शो GI, राइट, बट इट कैन शो, अलग अलग ग्रुप्स हैं तो इट कैन शो योर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लेकिन हमें GI पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर होगा। अगेन ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, डी। तो बेसिकली आपको दो ड्यूटेरियम दिए गए हैं ना, बेकार बात यहाँ पे ये है, या अच्छी बोल लीजिए कि इस तरह से इनकी प्रोजेक्शन हमें, मतलब इनको इस तरीके से नहीं बना के देना चाहिए, विच मीन्स अपन ने क्या कर दिया बेटा, इसको फिक्स तरह का कर दिया है, यहाँ पे आपको इस तरह का देना चाहिए था, डी। तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों डी ऊपर भी हो सकते हैं या फिर एक ऊपर एक नीचे भी हो सकता है, राइट। तो उस केस में बोल सकते हैं GI शो करेगा, लेकिन क्योंकि एक ही ऑप्शन चुनना है, दिस इज वी आर प्रीटी श्योर अबाउट दिस ऑप्शन कि दिस इज नॉट गोना शो द GI, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन को फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेकिन अगेन इट शुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, ऐसे आपने कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करोगे तो देन, अब आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि ऐसे भी हो सकता है, हाँ, तो ये सही तरीका नहीं है लिखने का, इस तरह से होना चाहिए था, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो 4 में आपको दिया गया है डबल बॉन्ड C, इसके पास एक H एक D है, यहाँ पे इस तरह से अलग कर दिया है, तो इस कार्बन के पास एक H एक D, इधर भी दो अलग अलग ग्रुप हैं, क्यों ऐसे गए कार्बन कार्बन, लेकिन इधर फिर देखिए मिथाइल की सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, इधर को ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इधर भी बेटा GI शो हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या दिया गया है। 71 आसान है, 71 में बोल रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग in the correct order of reactivity for electrophilic substitution reaction, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से जो है बेटा वहां से सब्स्टिट्यूट करेगा, तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा है रिएक्टिविटी का, कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा लेट रिएक्ट करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये समझते हैं कि भाई होता क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो 71, तो अगर आप ऐसे समझें इस चीज को कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इधर कुछ ग्रुप लगा हुआ है मान लेते हैं, तो जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आप लेके आए इलेक्ट्रोफाइल को, इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, बेसिकली रिंग अटैक मारी, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो खुद के पास कुछ नहीं है, तो रिंग अटैक करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आ जाएगा। अब समझना कि अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप लगा दो जो इस प्लस को स्टेबलाइज करे, अगर मैं यहाँ पे एक प्लस एन टाइप का ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वो इस इंटरमीडिएट जो आपका बन रहा है ये इसको स्टेबलाइज करेगा, और आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मतलब इस वाले की जो अच्छी होगी, विच मीन्स इसका बनना फेवरेबल होगा, तो आपकी जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वो ज्यादा होगी। तो कुछ इस तरह का चाहिए हमें, अगर आप यहीं पे -m लगा देते हो तब तो आप पूरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हो, तो रिंग का
एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मारने की प्रोबेबिलिटी क्या है वहाँ पे कम है। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे अगर कुछ प्लस एम टाइप का रहा रिंग का सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग पे लगे हुए हैं तो इट्स गोना बी बेटर फॉर अस। तो अगर हम देखें तो एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OOAT अगेन माइनस M, एक आपको दिया गया है OC डबल बॉन्ड OET, ये है तो बेटा ये प्लस M, और आपको एक दिया गया है मिथाइल, ठीक है, प्लस हाइड्रोकॉन्जुगेशन और प्लस I। इसके बाद एक आपको दिया गया है NHC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये प्लस एम शो कर रहा है, ये प्लस एम शो कर रहा है, प्लस एम बेटर है, लेकिन ये नाइट्रोजन वाला है, ऑक्सीजन, तो इसका अच्छा प्लस एम होगा। तो मैंने कहा फोर्थ, फिर प्लस एम सेकंड वाला, ये माइनस एम बेकार है तो हाइड्रोकॉन्जुगेशन ही ले लेंगे, देन फर्स्ट। ऐसा कोई ऑर्डर आना चाहिए था बेटा, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ। हमें कार्बन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है उसका हमें बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, PTC। तो इधर में है बेटा NH, दूसरे में आपको दिया गया है CH3 CH2 NH2, ठीक है। फिर आपको दिया गया है डबल बॉन्ड NH, और आपको एक दिया गया है डबल बॉन्ड NH। तो समझना, और इनको बोल दिया है दिस इज P, यहाँ वाली ये जो बॉन्ड लेंथ है ये Q, दिस इज R, दिस इज S। ओके, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है किसी तरह का जो है कॉन्जुगेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी किसी तरह का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस नहीं है, तो ये सबसे क्या है छोटा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आप पूरा बॉन्ड ऑर्डर 2 मान सकते हो। यहाँ पे एक है, ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस आपका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा डबल बॉन्ड में, जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करना चाहो तो बेटा क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाओ, ये इधर शिफ्ट करेगा, प्लस सिंगल बॉन्ड NH माइनस, तो ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ पे क्योंकि एक और डबल बॉन्ड है तो वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस रहेगा, तो इसके बाद इसका एक तो ऐसा ही बनेगा, उसके बाद एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसकी वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और ज्यादा आएगा। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा आएगा, डबल बॉन्ड आपका कैरेक्टर उतना ही कम होगा, विच मींस बॉन्ड लेंथ इतनी आपकी धीरे धीरे बढ़ रही होगी। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा होगी Q, क्योंकि उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, फिर इसमें सिंगल बॉन्ड ज्यादा आया तो S के बाद R बड़ी होगी, और सबसे छोटी होगी P। ये ऑर्डर आपका मिलना चाहिए बेटा, और ये ऑर्डर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 73 में आपको 2 कंपाउंड दिए गए हैं, रिलेशनशिप पूछ रहा है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये तो अपने को दिख रहा है क्या है, एस्टर है, और दूसरा क्या है बेटा C डबल बॉन्ड OH। तो यू कैन चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, क्योंकि DU सेम है, 2 ही ऑक्सीजन है, कार्बन भी सेम है, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। तो अगर हम उस तरीके से सोचें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एस्टर है, ये आपका क्या है एसिड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सीधे सीधे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर यहाँ पे क्या है हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना। मेटामर्स वगैरह जो है आप मत कर देना, पहले फंक्शनल चेक करते हैं, राइट, क्योंकि वो जो आपका है PCM में फेल थे राजू चाचा, तो रिंग चेन के पहले फंक्शनल, फिर मेटामर, फिर चेन, फिर पोजिशनल, राइट, दैट इज द ऑर्डर। सो पोजिशनल लास्ट है, मेटामर से पहले फंक्शनल यू हैव टू चेक, ठीक है। 74 IUPAC नेम बताना है, बहुत ही आसान है, देखिए क्या दिया गया है कंपाउंड, चलिए 74 किसका बताना है बेटा, कार्बन नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ पे हाँ कुछ इस तरह से, अगर यहाँ से आपको ना चमक रहा हो तो कुछ मतलब डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट अगेन एज ए निकनेम थोड़ा ठीक लग रहा है, इथाइल है ना। तो देखिए CONH टाइप का है, तो मतलब अमाइड टाइप का है ये कुछ, जहाँ पे N के साथ इथाइल लगा हुआ है, राइट। तो कुछ कैसा हो जाएगा बेटा, N इथाइल, और ये क्या है, एक ही कार्बन है, फॉर्मामाइड बोल लीजिए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मीथेनामाइड, तो N इथाइल मीथेनामाइड। और ऐसा आपके पास ऑप्शन बेटा 1 है, ऑप्शन नंबर
थिंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बोला गया है ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू अ रिवर द बीओडी विल। देखिए बीओडी क्या होती है कि भाई जैसे आपके सी वगैरह हैं है ना, उनमें पानी थोड़ा घुला हुआ है, वाटर सॉरी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वहाँ पे है, तभी तो भाई आपकी मछलियाँ और वो सब जो है वहाँ पे जिंदा है। अब जैसे मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा सीवेज जो इसमें डंप कर दिया, तो क्या होगा भाई, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे, तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होगी वो बढ़ जाएगी। और बीओडी से ही हम ये पता करते हैं कि यार वाटर की जो कितना इम्प्योर है वो बेसिकली, है ना, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं उनको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी टू डिकम्पोज दैट डंप बेसिकली, तो वो जितना ज़्यादा होगा विच मीन्स उतना ही इम्प्योर है पानी पीने के लिए। तो बीओडी की अमाउंट, इफ यू डंप huge amount of sewage, then obviously it's gonna increase, it's huge, so it's not gonna increase slightly, it's gonna increase huge, right? So simply सी बात है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, slightly नहीं होगा लेकिन आंसर, so it will increase, option number 1, ठीक है। तो 75 का मैं सीधा ही देता हूँ, theoretical question है environmental chemistry से, और तो 75 क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1, it will increase। चलिए इसके बाद बेटा हम चलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री पे, जो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट होती है। चलिए बेटा तो शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76। और अच्छी बात ये है फिजिकल केमिस्ट्री की इस वाले पेपर में कि कोई भी ऐसा कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ पे नहीं आया, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, मतलब कैलकुलेशन कहीं पे भी नहीं है जहाँ पे आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बताना है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, और द क्वेश्चन सेज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हाँ सही बात है, मतलब जो आपकी देखिए हाइजेनबर्ग ने कहा कि यार आप जो आपके बिल्कुल अगर हम बात करें माइक्रो लेवल पे अगर हम जाएं, अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हो ना, क्वांटम लेवल पे अगर आप जाओ है ना, वैसा नहीं है कि इस कमरे की पोजीशन पता करने में, मेरी पोजीशन पता करने में, एक फुटबॉल एक क्रिकेट बॉल, इनकी में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आपको कब आएगी, जब एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मान लीजिए आपको उसका पोजीशन मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है, तो दोनों आप साइमल्टेनियसली जो है आप जो है पता नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहोगे तो मोमेंटम में क्या है आपको ज़्यादा एरर मिलेगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा, और अगेन हाँ तो ये उनके लिए है जो बेसिकली ड्यूअल नेचर शो करती है, तो उन सब के लिए। तो हमने कहा कि देखिए तो आपको उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू, तो आपको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है ना, देखिए इज विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू, व्हिच मींस इन्होंने क्या दिया है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दी है, वो दिया गया है 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, और पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी में अप्रोक्सीमेटली कितना अनसर्टेनिटी होगा अगर मोमेंटम में इतना है तो सीधी सी बात है, मुझे क्या दिया गया बेटा, m डेल्टा v है ना, मास को तो अपन सेम ही मानेंगे, तो ये अनसर्टेनिटी मुझे दी गई है 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आंसर किस फॉर्म में मांगा है, पता लगे आप इसको केजी में कन्वर्ट करने लगे, मीटर में कन्वर्ट करने लगे, पता लगे जरूरत ही नहीं है ना। तो जो हमें वेलोसिटी का बताना है, यूनिट इन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है इन्होंने दिया वो भी ग्राम में दिया है, विच मीन्स आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज 10⁻9 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है। तो बेटा यहाँ से वैल्यू रख दो एम की, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी वुड कम एज -18/9 × 10⁻28, दिस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड था, और इनटू ग्राम ये वाला आ गया, ग्राम से ग्राम कट गया बेटा, हाँ इससे यहाँ से ये उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 10/9, ऐसे कर लो, इनटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं इतना आना चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट बोल दो तो 1 × 10 टू द पावर 9, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, काफी आसान है, फटाफट हो जाएंगे। चलिए 77 में बोला गया था एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन टू बी 0, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड
कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर भाई हम मानते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट्स अपने होते हैं, जैसे कार्बन अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो हम उसकी फॉर्मेशन की जो है बेटा एंथैल्पी उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या लेंगे, 0, ठीक है, कि उसके फॉर्मेशन में हम मानते हैं कि 0 है उसकी, ठीक है। अच्छा, फिर पूछ रहे हैं कि तो उनके कॉम्बिनेशन से जो भी कंपाउंड बन रहा होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, क्या वो हमेशा नेगेटिव भी होगी या पॉजिटिव भी हो सकती है। देखिए, तो वो डिपेंड करेगा क्या उस रिएक्शन, वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। जैसे है ना कि वो डेल्टा एच रिएक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप कार्बन और CO2 हमने किया, मान लीजिए ये ग्रेफाइट है, ये भी गैसियस है और आपने CO2 गैस बनाई, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वाली जो रिएक्शन है बेटा इसका डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। देखिए वैसे क्या बात कर रहे हैं कि डेल्टा एच रिएक्शन हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा कार्बन जो कि ग्रेफाइट था, माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2। स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये गैसियस है, ग्रेफाइट है, दोनों की 0 हो गई है। तो रिएक्शन की जो होगी, अब ये अगर पॉजिटिव हुई तो फॉर्मेशन इस एलिमेंट की, ये जो कंपाउंड है सॉरी, इसकी फॉर्मेशन की बेटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, वो डिसाइड करेगा इसकी क्या होगी। तो इस रिएक्शन की नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गई है। अगर आप कार्बन सल्फाइड बना, डाइसल्फाइड बनाओगे CH2, इसकी एंडो है तो इसकी क्या आ जाएगी बेटा, इसके CH2 की फॉर्मेशन की पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑप्शन नंबर अगेन 3। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे बोला गया है विच ट्रांजिशन इन बेरिलियम +3 वुड हैव सेम वेवलेंथ एज 2 to 4 ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस, कि हीलियम प्लस का अगर आप 2 to 4 ट्रांजिशन करा रहे हो तो वो बेरिलियम +3 में, देखिए +3 +2 क्यों लगा, +3 और +1 क्यों लगाया है, क्योंकि अपने को पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अपने वो इक्वेशंस वैलिड है। तो अब हम यहाँ पे अपने को बेरिलियम +3 की बतानी है कौन सी सीरीज के बराबर होगा, ये कौन सा ट्रांजिशन कराना पड़ेगा। तो हमें पता है कि भाई 1/λ is RZ² into 1/n1² minus 1/β n2²। आपको दिया गया है कि 2 to 4 ऑफ हीलियम प्लस, तो मैंने कहा 1/λ ऑफ हीलियम वुड बी R, तो कांस्टेंट है, एक बार कांस्टेंट, Z हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 का स्क्वायर होगा बेटा 4, 2 to 4 दिया गया है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4R इंटू कितना हो जाएगा बेटा ये 3/16। तो यहाँ से लैम्डा हीलियम जो आ रहा है वो कितना आ गया बेटा आपका यहाँ से 16/12R। तो अब अपन लगा देते हैं सेम फॉर्मूला बेरिलियम के लिए, तो लैम्डा बेरिलियम 3+ इट शुड बी इक्वल टू हीलियम का, इन्होंने ये क्वेश्चन में बोला है। तो RZ बेरिलियम का स्क्वायर और ट्रांजिशन मान लेते हैं कुछ n1 से n2। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो वो आ रहा है बेटा 12R/16 इज इक्वल टू RZ बेरिलियम के लिए हो जाएगा Z का स्क्वायर 16 इंटू 1/समथिंग n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। R से R कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। सो बेसिकली वो जो वैल्यू आ रही है कौन सी, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, दैट इज 3/64। और ये 3/64 आपका कब आएगा, ये आपका आएगा जब आप कुछ इसी तरह का लो, समझो यहाँ पे एलसीएम आपका 16 आया था राइट, और फिर इसका इसमें 4 टाइम्स गया था और यही वैल्यू थी तो 16 यहाँ पे था ही, तो वो 3 आ गया था, है ना। अगर आप उस तरीके से सोचना चाहो तो कुछ ऐसा अगर मैं लूँ कि एलसीएम 16 आए और इसमें मतलब वो उसका 4 का मल्टीपल टाइप से हो राइट, तो है ना, और वो अपना स्क्वायर करने पे आया था, मतलब आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 3 तब आएगा जब इधर बेटा इस तरह का 4 का मल्टीपल हो और वो स्क्वायर करने पे आना चाहिए। तो 64/4 हम करेंगे तो 16 आएगा, 16 स्क्वायर करने पे आएगा 4 का, मतलब ट्रांजिशन जो है वो अगर हम 4 से करें और 64 मतलब वो स्क्वायर करने पे आया है तो वो 8 का करेंगे तब आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 to 8 आपका ट्रांजिशन ये रहेगा। और सिंपली हम वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल एलसीएम चेक कर लेना एक बार, लेकिन उसमें अगर कुछ कट रहा होगा तो दिक्कत आ जाएगी, बट ओके यू कैन पुट द वैल्यूज, कैन ऑलवेज चेक द आंसर दिस वे। ओके, सो 4 to 8 ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 79। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इज, लिख देते हैं, हमें उसमें बताना है कि ब्रोंस्टेड बेस कौन से हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ब्रोंस्टेड बेस हमें पता है कि ब्रोंस्टेड लोरी जो थ्योरी थी, उन्होंने कहा था कि यार जो H+
डोनेट करेगा, जो H+ रिलीज करेगा दैट इज योर ब्रोंस्टेड एसिड, जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज योर बेस। तो बस जो एक्सेप्ट कर रहा होगा उस रिएक्शन में H+ को, वो हमें बताने हैं, वही हमारे ब्रोंस्टेड बेस हैं। तो बस चेक कर लेते हैं, आसान सी बात है। तो पहले इसको मिटा देते हैं ताकि हम 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख पाए एक साथ। चलिए, so question number 79. So the reaction that is given to us is HC2O4 minus plus PO4 3 minus, और बेटा ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, बेसिकली इक्विलिब्रियम में है HPO4 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस। तो कौन कौन से ब्रोंस्टेड बेस हैं? हमने कहा H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो फॉस्फेट है उसने एक्सेप्ट किया है H+, तभी तो वो HPO4 2 माइनस बन गया है। भाई H+ लेगा तो माइनस भी कम होगा, ये चल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने एक्सेप्ट किया है, तो बेसिकली एक्सेप्ट किसने किया है? इसने। तो एक तो ये हो गया, और एक इसने, देखिए इस वाली रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो इसने H+ एक्सेप्ट किया और ये बन गया है, तो एक इसने एक्सेप्ट किया है, तो ये दोनों हो जाएंगे फॉस्फेट और ऑक्सलेट। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 4 में ये वाला आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 में आपको बोला गया है एट 200 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज फॉलोज। तो एक रिएक्शन है, उसका केसी दिया गया है, रिएक्शन अपने को दी गई है 2NO प्लस O2 कुछ ऐसा 2NO2, और इस रिएक्शन का केसी दिया गया है 3 × 10⁶। तो बता अब अपने को क्या बताना है, इन ए मिक्सचर ऑफ दीस 3 स्पीशीज दैट इक्विलिब्रियम वी कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कि यार मैं क्या बात है जो तुम्हें बोल ही बोल सकता हूं, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू कैन से फॉर श्योर, ओके दिस मस्ट होल्ड ट्रू फॉर दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, व्हिच इज दैट वन थिंग ना, वी हैव टू फिगर आउट दैट। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर हम पढ़ें तो हमें बोला गया है द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड O2 विल बी मच लार्जर देन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2। देखिए भाई सिंपल सी बात है, Kc बेटा अगर आप समझोगे तो Kc वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। Kc आपका ये आएगा एंड दैट इज वेरी ह्यूज, राइट, दैट इज इनटू 10⁶। तो अगर Kc आपका इतना बड़ा है व्हिच मींस कि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है इन दोनों के प्रोडक्ट से। अब प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट में नहीं है, इसका स्क्वायर है एंड O2 उसका कंसंट्रेशन उसका प्रोडक्ट है वो। अब देखिए प्रोडक्ट अगर इनका प्रोडक्ट करने पे NO के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू O2 अगर वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज़ दिस वैल्यू इज इन 10⁶, तो यू कैन नॉट से कि दोनों ही कम होंगे, एक ज्यादा भी हो सकता है लेकिन दूसरा इतना कम हो कि प्रोडक्ट कम आ गया, राइट। मतलब सो ईदर दिस कैन बी मोर और दिस कैन बी मोर। बात समझना कि द स्टोइशियोमेट्री रेशियो इज 2:1, है ना, कि भाई इसके 2 जाएंगे इसका 1 जाएगा, लेकिन कितना रहेगा इक्विलिब्रियम पे दैट विल अगेन डिपेंड ऑन योर कि कितना था स्टार्टिंग में, राइट। अगर मैंने इक्वल लिया होता, अगर मैंने इसका भी x लिया होता इसका भी x, तो मान लो इसका x में से y जाता, इसका x में से कितना जाता, मान लो इसका कुछ z अमाउंट था, तो इसमें x का y गया, इसका x में से y/2 जाता, और इसका z प्लस y गया था y बन जाता, राइट। ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन अगर आप मान लो यहाँ पे x डैश कुछ लोगे तो दिस whatever this quantity is at equilibrium that will depend कि आपका x डैश क्या था, राइट। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि दिस क्वांटिटी और दिस NO, है ना, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई इसके जा रहे हैं तो इसका हाफ जा रहा है, कि आपका ये क्वांटिटी इसका हाफ होगा ये उसका हाफ होगा, ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में कितना लिया है, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों हमने इतना डिस्कशन किया समझ में आएगा। द ऑप्शन नंबर 1 सेज कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ दिस NO as well as O2 will be much higher than this, which is clear cut wrong, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगेन बोथ तो आप लगा ही नहीं सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट है, और वैसे भी ये प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट का आपका ज्यादा नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO and N2 विल बी ऑलवेज मच स्मॉलर देन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। हमने वही बात की कि बेटा इसका स्क्वायर इनटू ये O2, इनके कंसंट्रेशन का मतलब इस तरीके से करने पे उसका प्रोडक्ट इससे छोटा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक क्वांटिटी जो है ना, तो
किसी एक का कम हो, दूसरा ज्यादा रहा हो, लेकिन प्रोडक्ट जो है आपका बेटा कम आया हो, उस तरह की बात हो सकती है। तो आप दोनों के लिए तो साइमल्टेनियस की बात नहीं बोल पाओगे, ठीक है, तो ये गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 में ये बोल रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ O2 विल बी एग्जैक्टली 1/2 ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO। जी नहीं, अगेन हमें यू डोंट नो द इनिशियल अमाउंट दैट वाज टेकन एंड अगेन इसके दोनों में इसका कम जा रहा है। तो अगर आप इक्वल भी लेते, अगर आप इक्वल भी लोगे तो आपका O2 जो है वो ज्यादा रहेगा। तो O2 का 1/2 रहना, देखो हो सकता है अगर आपने अमाउंट इस तरीके से ली हो और फिर जाने के बाद वो इक्वेशन उस तरह की बैठ जाए, लेकिन दैट विल नॉट बी द केस ऑलवेज, राइट, दैट विल डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, राइट। तो वो भी कहना बकवास है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, दैट हैज टू बी योर आंसर। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर NO और O2, राइट, या तो NO का या O2 का, वो इसके कंसंट्रेशन से कम रहा होगा। क्योंकि दोनों का ज्यादा रहता तो भैया फिर ये 10⁶ क्या हो, इससे कम ही आता, राइट। तो अगर ज्यादा है ये वैल्यू, तो मतलब इनमें से कोई ना कोई तो एक घटिया था जो ये हल करवा गया इसका, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा कि आइदर NO और O2 एंड पॉसिबली बोथ आर मच स्मॉलर, है ना, या फिर क्या है आपके दोनों ही बहुत स्मॉल, मच स्मॉलर, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा प्रोडक्ट है, दोनों भी छोटे हो सकते हैं या फिर कोई एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, राइट। लेकिन आप यू कैन नॉट बी श्योर दैट बोथ ऑफ दिस क्वांटिटीज वर वेरी स्मॉल देन NO2's concentration, right? We cannot be sure about this statement, so you have to put it this way: either NO's concentration or O2's concentration, or either this statement or concentration of both would be much smaller than NO2's concentration. Okay, so that would be the correct way of saying it, option number 3. आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है, एक रिएक्शन आपको दी गई है X गैस, सारे गैसेस प्रोडक्ट हैं, तो आई एम नॉट राइटिंग इट, X + Y = 2Z, इसके 2 मोल लिए हैं, इसका 1 मोल लिया है, इसका 1 मोल लिया है। बोल रहे हैं वेसल जो है उसका वॉल्यूम 10 लीटर है और इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ Z इज 0.2 मोलार। तो मान लेते हैं भाई इसके 2 में से X मोल गए, तो इसके बेटा कितना जाएगा, 1 में से X ही जाएगा, इसका बेटा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2X, बिकॉज कोफिशिएंट इज 1 एंड देन 2, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0.2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0.2, दिस इज मोल्स। और ये कितना बेटा कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, मोल्स, दैट इज 1 + 2X बाय वॉल्यूम दैट इज 10 इन लीटर इज इक्वल टू 2/10 इज गिवन। तो यहाँ से आपका X आ जाएगा बेटा कितना 0.5, which means the equivalent concentration of these species respectively would be how much, 1.5, 0.5 and 2, right? Now you can calculate the Kc, है ना, we have to calculate the Kc। देखिए Kc would be concentration of Z का स्क्वायर by concentration of X into concentration of Y। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं वॉल्यूम को लिखूं ना लिखूं दैट इज गोना कैंसिल इन द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ मोल्स ओनली। तो मोल्स में क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 0.5 है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 5/10 इनटू वो हो जाएगा 15/10, राइट, आई मीन ओके। सो 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 4 4 जा, ये हो जाएगा 16/3, समथिंग लाइक दिस, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस कौन शो करेगा, आयनिक का क्वेश्चन है। अगर आपको सिंपली हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिखना भी आती है ना, आपको आ जाएगा इक्वेशन, बस आपको ये पता करना है कि यार कंसंट्रेशन से हाइड्रोलिसिस का जो रिलेशन है वो कैसा आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली है, इंडिपेंडेंट है, क्या है ना, अपने को केवल उतना पता करना है। अपने को क्या दिया गया है, किसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं भैया, आपके पास ये सोडियम एसीटेट ही है, तो अपने को पता है यहाँ पे 2 आपके कंपोनेंट हैं बेटा, वन कंपोनेंट इज योर CH3COO- एसीटेट एंड अनदर इज आपका Na+। आपका आंसर स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो ये तो इसका तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो जो एसीटेट है उसका हो जाएगा, तो हमने कहा CH3COO- प्लस H2O, क्या हो जाएगा बेटा CH3C डबल बॉन्ड H प्लस OH
माइनस। तो मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन C था एंड इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, तो C माइनस सी एच, ये तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, पानी तो बहुत सारा है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा CH। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखोगे दैट वुड बी CH into CH, I mean concentration of this into concentration of this divided by concentration of this into C into 1 minus H। एक C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जाएगा CH square by 1 minus H, है ना। अगर आप मान लें तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत कम होगा, है ना, तो यहाँ से क्या रिलेशनशिप आ जाएगा आपका, KH is gonna be CH square, है ना। तो यहाँ से आपका H जो आ जाएगा वो आ जाएगा KH by C। अगेन KH को अगर आप KW और K की टर्म्स में लिखोगे, अगेन दैट इज अ कांस्टेंट, डजंट मैटर, राइट। आप लिख भी सकते हो उस तरीके से, इट्स गोना कम लाइक KW by K into C, ठीक है। तो वो आप इसके डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखना, CH3COO एसीटेट, और एक आप KW वाली लिखना, तीनों को इस तरह से आप मैनिपुलेट करना कि KW, K और KH आ जाए, तो you will get the equation, like you will get the equation। तो अपनी क्या आएगी बेटा, अगेन दिस इज अ कांस्टेंट, यू डोंट रियली हैव टू डू दैट क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन से अगर मैं देखूं तो हाइड्रोलिसिस की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो क्या आ रही है बेटा आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मेरा जितना कम होगा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा। और अगर आप ऐसा देखोगे तो सबसे कम जो कंसंट्रेशन आपको दिया गया है बेटा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 83 में आपको ना 3 इक्वेशन दी गई हैं और यस 3 इक्वेशंस, तो हमें उन तीनों में रिलेशन बेसिकली निकालना है। तो बेसिकली रिएक्शंस को जोड़ना है, घटाना है, बस यही सब करना है और फिर लॉग की फॉर्म में आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में अगर हम देखें तो वेरी फर्स्ट इक्वेशन इज CH4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, CH4 gases plus H2O gases, CO, आई एम प्रीटी श्योर इसमें ये सब का हो गया होगा, दिस इज प्रीटी बेसिक, प्लस 3H2 गैसेस। चलिए इसका बेटा दिया हुआ है K1, ठीक है। दूसरी आपको दी हुई है CO gaseous, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड हियर इट विल बी इक्वेशन नंबर 3, CO gaseous plus H2O gaseous, again this, okay, that is working, CO2 gaseous plus H2 gaseous, again this is K2, and then CO2 gaseous plus 4H2 gaseous is in equilibrium with CH4 gaseous plus 2H2O gaseous, right? So this is what we have. Somehow we have to establish a relationship between K1, K2 and K3. We have to find some relation. देखिए this is very easy, कैसे करना है कि ओके CO2 इस वाली रिएक्शन में बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, H2 भी लेफ्ट हैंड साइड है, H2 के 4 है, देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, which means simply if you just reverse both of these reactions, you put the product side to the reactant side and this side, the reactant to the product side. So 3H2 plus H2, you will get 4H2. CO2, you will get this side, right? This CO will come to the left hand side, this CO will go to the right hand side. It will cancel out, very easy. You already H2 will also H2O, okay. This H2, they both will go to the right hand side. 2H2O and CH4 to the right hand side. So this is pretty much like obvious, okay. So what you have to do is 1 and 2 you need to reverse, right? So if you write it the other way around, I mean this one, this side, this side. So the equilibrium constant for that reaction would be 1 by K1. The similar phenomena with reaction 2, that would be 1 by K2, right? And then just add both these reactions, you will get the third one. So if you add them, your equilibrium constant would be multiplied, right? 1 by K1 into 1 by K2. So what we have is, so 1 by K1 into 1 by K2 is equal to K3. तो यहाँ से आपका आ गया बेटा K1 into K2 into K3 is equal to 1. अगर आप यहाँ पे इसका log ले लोगे दोनों साइड तो आपका हो जाएगा log K1 plus log K2 plus log K3, log 1 is 0. ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान था, बेसिक क्वेश्चन तो कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बोला गया है, अगेन इजी क्वेश्चन, 20 ग्राम of an ideal gas contains only atoms of sulfur and oxygen.
तो आपके पास 20 ग्राम एक आइडियल गैस का है, उसमें केवल सल्फर और ऑक्सीजन के बेटा क्या है एटम्स हैं, एंड दैट ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, दैट इज आवर एसटीपी कंडीशन। एट एसटीपी वी नो 1 मोल ऑक्यूपाइज हाउ मच 22.4 लीटर, लेकिन कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 5.6, दैट इज एक्जैक्टली 1/4 ऑफ 22.4, तो विच मींस वी हैव 1/4 ऑफ मोल, राइट। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, तो मोल अपने को पता है, कैसे पता है कि वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा 5.6 है, एसटीपी पे 22.4 करता है, दिस इज 1/4 मोल, राइट। और अपने को पता है कि योर मोल इज गोना बी योर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, so 1/4 is given mass is 20 grams by molecular weight, your molecular weight would come out as 80 grams, as simple as that, option number 2। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 आपको बताना है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, which of the following contains the largest mass of hydrogen atoms। अब वो बोलने की कोई जरूरत नहीं थी कि लार्जेस्ट मास किसमें है, जिसमें लार्जेस्ट जो है the many the more the hydrogen atoms are obviously the more gonna be the mass, right। अब जितने ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं into 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो हमें बस एटम पता करना है, एटम किसमें ज़्यादा है, तो एटम किसमें ज़्यादा है देख लो भाई, पहले ये पता लगाओ कि वो जो स्पीशीज दी हुई है उसके कितने हैं, और उस कंपाउंड में एक कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन के एटम है, बस इतना हमें करना है। जैसे मान लो भाई, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 85, जैसे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो बेटा, तो वो है 5 मोल्स ऑफ C2H2O8, तो एक तो इसका 5 मोल है, इसका 1 मोल में कितने होंगे इसके खुद के, इस कंपाउंड के 5 Na, और हर एक में 2 हैं, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 10 Na, ठीक है। अच्छा दूसरे में अगर हम देखें तो ये 1.1 मोल्स ऑफ C3H8O3, तो 1.1 Na इंटू 8, क्योंकि 8 है यहाँ पे तो ये कितना जाएगा बेटा 8.8 Na, विच इज अगेन लेसर देन 10। थर्ड we have 1.5 moles of C6H8O6, this would be 1.5 into 8, and this is your into Na, of course this is 12 Na, this is highest so far, option number 4, your 4 moles of C2H4 है, H4 है तो 4 4 जा, oh wow 16 Na, so this should be the answer 16 Na, right, option number 4। क्वेश्चन नंबर 86 में बेटा आपको दिया गया है, एक रिएक्शन दी हुई है, एंड देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। 2 एल्युमिनियम सॉलिड प्लस 6 HCl aqueous, it's going to aluminium plus 3 aqueous plus 6 Cl minus aqueous plus 3 H2 gases, है ना। अब समझना, ये आपका बेस्ड है मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन, वेरी इजी। क्या बोला गया है, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज 6 लीटर ऑफ HCl aqueous इज कंज्यूम फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। नहीं देखिए गलत क्यों है, ये कह रहा है यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है, स्टोइचियोमेट्री ठीक है, बट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ये 6-3 क्या है, इसके 6 मोल ले तो उसके 3 मोल बनेंगे, वॉल्यूम में आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आपका वैसे भी क्या है गैसियस है, ठीक है, तो वो अपना क्या है बेटा वहां पे गलत हो जाएगा, तो लीटर में नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 33.6 लीटर ऑफ H2 is produced, 33.6 of this is produced, which is again 3/2 times your volume occupied by 1 mole of gas at STP, right, because 22.4 होता है, 22.4 plus 11.2 करोगे you will get 33.6, that means basically you have 1.5 mole, right। तो बोल रहा है कि 33.6 लीटर H2 gas is produced regardless of temperature and pressure for every mole of aluminium that reacts। तो बोल रहा है कि अगर इसका every mole, इसका अगर एक रिएक्ट करेगा तो उसका कितना प्रोड्यूस होगा बेटा 3/2, तो 1.5 मोल तो ठीक है, लेकिन 1.5 मोल occupies 22.4 at STP, that is not at every temperature pressure। if you increase the temperature and pressure to some else, like if it's not at STP, even if it's NTP, that value is going to change, that will not remain 22.4, right। तो
तो it does not hold true for every temperature and pressure, so option 2 is also wrong. Option 3 is 67.2 liter of hydrogen gas at 1 atmosphere and 273 Kelvin is produced for every mole of aluminum that reacts. ओके एसटीपी पे बोल रहा है कि 67.2, नो वी जस्ट कैलकुलेटेड इट वाज 33.6, सो दैट इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर 4 11.2 liter of hydrogen gas at 1 atmosphere 273 STP, it's saying 11.2 is produced, which means half mole would be produced for every mole of HCl consumed. HCl के 6 कंज्यूम हो रहे हैं, 3 बन रहे हैं, एक कंज्यूम होगा बेटा कितना बनेगा 3/6, that is half, and half mole at STP will occupy 22.4 into half, that is 11.2, that is right. So 11.2 liter will be occupied by half mole of H2 that will be produced when 1 mole of HCl will be consumed. So option 4 holds true. सिंपल स्टोइचियोमेट्री पे बेस था एंड सम बेसिक नॉलेज. अगर आपके अलग अलग सॉलिड लिक्विड गैस है तो यू कैन नॉट अप्लाई दैट वॉल्यूम वाला थिंग, राइट. चलिए आगे चलते हैं बेटा. 87 में बोला गया है which of the following sequence of compounds is according to the decreasing order of oxidation state of nitrogen. Very basic. I don't know why this question is in this section. Okay, I mean it should be in organic. Cool. Okay, so we have to calculate the oxidation state. So अपने compounds क्या दिए गए हैं? You have HNO3, okay, big 3, and then you have beta NO, you have N2, you have NH4Cl. Okay, HNO3 में if you calculate कितनी आ रही है बेटा? +5 आ रही है. NO में calculate +2 आ रही है. N2 में तो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है. और इधर क्या है? NH4+ तो हाइड्रोजन की +1 तो नाइट्रोजन की जाएगी -3. Oh, looks like it's already in the order. Yeah. So +5 +2 0 -3. Option number 2. I mean tick, right? चलो क्वेश्चन नंबर 88 में बेटा अगर अपन देखें, when a manganese salt is fused with a mixture of potassium nitrate and solid NaOH, the oxidation number of manganese changes from +2 to, रिएक्शन पता होनी चाहिए +2 से कहाँ पे जाता है. तो अपने को मैग्नीज, अपने पास MnO है, KNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. और यहाँ से बेटा आपको बताना चाहिए क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये +6 में जाता है तो Na2MnO4 जो है हमें यहाँ से मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा बेटा. लेकिन अब ध्यान देना ये +2 से अगर +6 में मैंगनीज गया है तो इसका बेटा ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो कोई रिड्यूस भी हुआ होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नाइट्रोजन कहाँ पे है? +5 में, तो +5 से चला गया है +3 में. तो इस तरह का कुछ हादसा जो है इसके साथ हो गया है. H2O सिंपली हमें ये बताना था कि वो किस में जाएगा. तो किस में गया है? किस में चला गया? +6 में चला गया है. तो +6 देखिए कहीं पे होगा. ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 89 आपका सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. क्या बोला गया है? which of the following statement is false? क्या क्या है? the very first is the product of pressure and volume for a fixed amount of gas is independent of temperature. जी नहीं. क्यों? यही गलत हो गया. तो आंसर है 1, क्योंकि PV = nRT. चलो R तो कांस्टेंट है. ये बोल रहे हैं this product is independent. I mean this is also fixed. Number of moles they are fixed because they have set a particular amount of gas, right? तो ND fixed है and PV का प्रोडक्ट is independent of temperature. No, it is directly proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो PV का प्रोडक्ट बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा. तो it is dependent, not independent. Option number 1 is false and that is the correct answer. Option number 2 says the molecules of different gases have same kinetic energy at a given temperature. राइट. तो अगर आप देखो बेटा कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT, राइट. तो टेम्परेचर अगर सेम है तो द काइनेटिक एनर्जी फॉर एवरी मॉलिक्यूल इज गोना बी सेम इवन इफ द गैस इज डिफरेंट. ठीक है. तो चलिए ऑप्शन नंबर 3, द गैस इक्वेशन इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. देखिए अगर समझना कि हम क्यों, जैसे अपनी जो आइडियल गैस है उसमें क्या फंडा क्या है उसका, कि हम दो चीजें इग्नोर करके चल रहे हैं वहाँ पे. एक तो अपन मान रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेज जो है आपकी जो गैस है उसमें कोई भी उस तरह का फोर्स नहीं उनके बीच में, और वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं दैट इज नेग्लिजिबल. वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट वॉल्यूम, राइट. हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो दैट डजंट रियली मैटर फॉर अस, राइट. लेकिन अगर आप प्रेशर बहुत बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे, विच मीन्स यू आर मे बी ट्राइंग टू लिक्विफाई, नॉट रियली, बट basically you have increased the pressure so much and you have reduced the temperature a lot, right.
विच मीन्स कि उनके बीच का जो स्पेस होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट होंगे, वो काम करने लगेंगे, है ना। वो डिपेंड करेगा वो कौन से फोर्सेस डोमिनेट है, बट अगेन forces you cannot neglect at that particular point। हाँ, हम कहते हैं कि the real gas behaves like an ideal gas। अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है, प्रेशर बहुत कम है ना, तो उस केस में हम बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आपका बहुत हाई है तो आपने उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ा दी, राइट। प्रेशर कम है तो हम बोल रहे हैं कि उनके बीच में खास उस टाइम पे क्या है, फोर्स नहीं होंगे, इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ठीक बात है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर दोगे, प्रेशर बहुत बढ़ा दोगे, तो आप उनको पास ले आए बहुत ज़्यादा, तो उस केस में बेटा क्या हो जाएगा, आप फोर्सेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक देम इनटू कंसिडरेशन, सो दैट इज नॉट वैलिड, यस दैट विल नॉट बी वैलिड देन। Option number 4, the gas constant per molecule is known as Boltzmann's constant। Yes, K is equal to R by Na, so per molecule your gas constant is Boltzmann's constant। This is also right। So option number 1, that PV product independent was wrong। Cool। The last question of this paper for chemistry, question number 90, and this says the ratio between the root mean square velocity of H2 at 50 and O2 at 100। Simply we have to apply the formula कि भाई क्या रिलेशन, कितना रेशियो आएगा बेसिकली H2O2 का डिफरेंट टेम्परेचर। ध्यान रखना कि टेम्परेचर सेम नहीं है, टेम्परेचर ऑल्सो डिफरेंट, तो ऐसा कहीं आप टेम्परेचर वाला नेगलेक्ट कर दो तो गलत हो जाएगा अपना। तो क्वेश्चन नंबर 90, तो हमें बताना है बेटा रूट मीन स्क्वायर किसकी, H2 बाई रूट मीन स्क्वायर ऑफ O2। तो क्या होता है ये अपनी होती है 3R, T कितना दिया है 50 बाई M कितना हो जाएगा H2 का 2 डिवाइडेड बाई 3R, ये कितना दिया हुआ है 800 बाई O2 का कितना हो जाएगा बेटा 32, राइट। देख लो यार कितना आएगा यार, मतलब आसान है, इसमें कोई जो है 2 से 16 16 5 80 50 आ गया, सब कुछ कट गया 1, राइट। तो इसका जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। और यहीं पे जो है बेटा अपना डिस्कशन इस पेपर का समाप्त होता है। आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक दो जगह जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी रही है वो ऑर्गेनिक वाले में, इफ देयर इज चेंज अगेन आई एम सेइंग वी विल पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इफ इट्स सेम वी विल नॉट पुट इट, ठीक है। तो यहीं पे अपना डिस्कशन बेटा जो है समाप्त होता है, और इसके बाद अपन मिलते हैं आपके अगले पेपर के डिस्कशन में। आई होप आप लोग जो है अच्छी से मेहनत कर रहे होंगे, और गुड लक, बाय, थैंक यू।